मिर्चपुर कांड के अंदर लोग विस्थापित हुए मनदीप जी, रातों रात गोहाना कांड होता था, घरों के घर जला दिए जाते थे। मिर्चपुर कांड में लोगों को गांव छोड़ने मजबूर कर दिया जाता था और उनके जख्म हमने भरने का काम किया। मिर्चपुर वालों को तो डंडूर में बरसाया, गोहाना वालों को न्याय दिलवाया। दोनों के दोनों गांवों में आप देखो कांड एससी वर्ग पे हुए। मानते हैं आप इस बात को? कुमारी शैलजा, फूलचंद मुलाना, गीता बुक्कल, अशोक तंवर और आजकल उदय भानवी इनका प्रदेश अध्यक्ष है। कितने बड़े नेता हुए सारे के सारे। कुमारी शैलजा सोनिया गांधी किचन कैबिनेट के मेंबर, अशोक तंवर राहुल गांधी किचन कैबिनेट का सदस्य, फूलचंद मुलाना भूपेंद्र हुड्डा किचन कैबिनेट का सदस्य, गीता बुक्कल भूपेंद्र हुड्डा किचन कैबिनेट के सदस्य। सभी बड़े नेता, बड़े मंत्रालय रहे, बड़े ओहदों के ऊपर रहे, मगर किसी ने भी मिर्चपुर कांड के पीड़ितों के ऊपर मरहम लगाने का काम नहीं किया। काहे के दलित नेता भाई? आज काहे अपने आप को दलित नेता बोलते हैं? मगर दीपेंद्र हुड्डा जी से पूछा जाए कि कौन सी व्यवस्था को परिवर्तित करोगे आप दोबारा, वो व्यवस्था दोबारा ले आओगे क्या? जो 3-3 दिन सिलेंडर की लाइन में लगते थे हमारे लोग, दिहाड़ियाँ तोड़ते थे। 1000 रुपये का सिलेंडर होता था और 3 दिन की दिहाड़ी की लगा लो, वही सिलेंडर 2500 में पड़ता था। उसके बाद युवाओं को वही क्षेत्रवाद के हिसाब से नौकरियां देने की बात करोगे आप दोबारा से? भाई कौन सी व्यवस्था को परिवर्तन करने की बात आप करते? किस बात पे वोट मांग रहे थे? एक ऐसा वर्ग था, इतना बड़ा मैंडेट था जिसको उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था। मनदीप जी, हमारे बच्चों को सुप्रीम कोर्ट ने तो ये सिर्फ कह रखा था कि आपकी नौकरियों के अंदर इसके ऊपर स्टे है, मगर चालाकी से शैलजा और ने, गीता बुक्कल और ने, मैं सीधा तौर पे नाम लेता हूँ, चालाकी से उसको क्या बोला भी एजुकेशन में भी है। हमारे बच्चों को तो एजुकेशन से भी वंचित रखा गया था मनदीप जी। दिग्विजय भाई हैं, बड़े बड़े भाई हमारे, तो दिग्विजय चौटाला जी कहते हैं कि हम छात्र चुनाव बहाल करवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाई हमारी सरकार ने तो बहाल भी करे चुनाव 2018 में बड़े शांतिप्रिय ढंग से हुआ। ये कहा जाता था कि हरियाणा में छात्र संघ चुनाव होंगे तो दोबारा से गोली कांड होंगे, मगर एक मक्खी भी मरी क्या 18 के चुनाव में? तो अब क्यों बंद हो रहे हैं? अंबेडकर जी की वो मूर्ति नहीं बनवा पाए, अंबेडकर जी की जयंती। ठीक है, संतों के महापुरुषों के खिलाफ कांग्रेस रही है, विचारधारा उनकी वो है। हमारे देश के खिलाफ हमेशा कांग्रेस रही है, संतों महापुरुषों की। मगर अंबेडकर जी तो जीते जागते उदाहरण थे। अंबेडकर जी की जयंती तो मनवा लेती कुमारी शैलजा, गीता बुक्कल हो रही है मिल करके, इनके तो वो भी पल्ले नहीं रहा। आज बात करते हैं अंबेडकर जी का, अंबेडकर जी का नाम पुकारते हैं। लेकिन अब की बार तो शैलजा ने योगदान दिया है बीजेपी को जिताने में। कि जब विधायक अपने बेटे का कार्ड मुख्यमंत्री को देने जाता था, इनविटेशन शादी का, तो मुख्यमंत्री जी पूछते थे, डीसी को फोन करते थे। विधायक बाद में पहुंचता था घर पे, पहले डीसी को फोन हो जाता था, भाई मेरे विधायक के लड़के की शादी है, व्यवस्था देख लेना। डीसी एसपी व्यवस्था करते थे उन विधायकों के बेटों की शादी की। मगर ये भाजपा की सरकार है, नायब सैनी जी डीसी को फोन करते हैं, भाई कल मेरे प्रदेश के सीईटी के पेपर है युवाओं का, बसों में खाने की व्यवस्था देखो, बच्चों को किसी को भाग करके बस ना पकड़ने पड़े। ये आपने अभी देखा नहीं क्या? एक टाइम ऐसा भी था कि बड़े बड़े नेताओं के लोग पार्टी से लड़कियों को उठा लेकर चले जाते थे। इस चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला जी लास्ट में आए थे, 3 दिन नरवाना में लगा करके गए थे और ये कह करके गए थे कि एलनाबाद वाली बिल्लू की सीट हम हार सकते हैं, अभय चौटाला जी की, हम अर्जुन चौटाला वाली सीट हार सकते हैं, नैना वाली सीट हार सकते हैं, मगर नरवाना की सीट हम 1 नंबर पे जीते, क्योंकि नरवाना से मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने ली थी, तो बड़ा कॉन्फिडेंस रहा उनका। लेकिन अब इनेलो का गढ़, ये हमारा सौभाग्य रहा कि इनेलो का गढ़ तोड़ने का हमें समय समय पर अवसर मिलता रहा। बेदी जी का डिपार्टमेंट था, अभी भी है उनके पास, पेंशन वाला डिपार्टमेंट। हरियाणा प्रदेश देश के अंदर पहला प्रदेश बनाया बेदी जी ने जिन्होंने ऑनलाइन पेंशन लगाई। 1 लाख से ज़्यादा मरे हुए की पेंशन सरपंच और पार्षद खाते थे। वो सिस्टम किसका था? लैकिंग ऑफ सिस्टम किसका था? पूर्व की सरकारों को। उसको लाइन में लगा करके दिखाया हमने कि बहुत बड़ा मामला भी कंट्रोवर्शियल हरियाणा में चला कि गन कल्चर के गानों को काटा जाए, मतलब ये अश्लीलता को परोसने वाले गाने। हाथ है बिल्कुल 100% नहीं, 1000% हमारा हाथ है, क्योंकि कर्ण प्रताप सिंह कभी नहीं चाहेगा कि हमारे युवाओं को यहाँ पे बिगाड़ा जाए। खटोले के ऊपर खटोले, दारू, ये वो,
कोई ठुमके मार रहा है। दारू को तो हरियाणा सरकार ही प्रमोट कर रही है। सपना चौधरी की जहाँ तक बात है, समाज में कोई भी, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, अश्लीलता को परोसेगा, कर्ण प्रताप सिंह उसका समर्थक कभी नहीं होगा। मासूम शर्मा की गायक की बात है, कोई गन कल्चर को प्रमोट करेगा, युवाओं को बिगाड़ने की बात करेगा, देश की धरा को तहस नहस करने की बात करेगा, उसका समर्थक कर्ण प्रताप सिंह कभी ना तो हुआ है ना ही होगा। हरियाणा की राजनीति में युवाओं की कमी है और दोस्तों एक युवा हमारे साथ आज मौजूद है जो लगातार यूनिवर्सिटियों में जा रहा है और लोगों को और जो अपने युवा साथी हैं उनको प्रेरित कर रहा है कि आप चलिए मेरे साथ, कुछ नया करते हैं। कृष्ण बेदी जी जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके बेटे हैं और दोस्तों बीजेपी जो युवा मोर्चा है उसके सदस्य भी रह चुके हैं। अयन फाउंडेशन है उसके चेयरमैन भी हैं। बातचीत करेंगे कर्ण प्रताप सिंह जी। सर स्वागत है आपका। नमस्ते। और कैसे हो आप? बहुत अच्छे हैं। बताएं सर थोड़ा अपने बारे में। राजनीतिक जीवन की अगर मैं बात करूं, वो कोइंसिडेंटली हुआ सब कुछ। शुरुआत में कोई ज़्यादा मेरी मंशा, गांव कहाँ से हो आप? मेरा अपना गांव है कड़ौदा खुर्द, नरवाणा में। नरवाड़ा में? जी, लेकिन मेरी परवरिश कुरुक्षेत्र और हिसार में हुई है। अच्छा जी, बचपन में नर्सरी क्लास से लेकर के 7th तक मुझे नानी के यहाँ, मुझे और मेरे बड़े भाई को वहाँ पे रहने का मौका मिला। तो हमारी स्टार्टिंग की जो स्कूलिंग रही वो हिसार की रही है, नानी के पास। और वहाँ से जब निकल कर के मैं कुरुक्षेत्र आया 8वीं कक्षा में, तब मैं गीता स्कूल में पढ़ा। गीता स्कूल से चलते चलते फिर मैं साथ में नेशनल गेम क्रिकेट के हुए हमारे, तो मैं नेशनल प्लेयर भी रहा हूँ क्रिकेट का। उसको जब गेम्स को मैंने जब छोड़ा तो मैं फिर एबीवीपी का फिर मैं सदस्य बना और धीरे धीरे करते करते बड़े जीवन में बिना किसी वजन के आगे बढ़ते चले गए। अगर राजनीति की बात करें तो फिर राजनीति से कहाँ से जुड़े? जैसे पिताजी लगातार राजनीति करते रहते थे, उनको देखते रहते थे। देखिए, जब मैं सिर्फ 5.5 महीने का था तब मेरे पिताजी पहली बार पार्षद बने और मेरे ख्याल से हरियाणा के सबसे युवा पार्षद वो उस टाइम पे रहे। तो जो पारिवारिक जो माहौल था, पिताजी से पहले कोई परिवार में पंच भी नहीं था हमारे, सब सर्विसमैन थे। कोई आर्मी में था, कोई रेलवे में थे। मेरे खुद दादाजी आर्मी से रिटायर होकर के रेलवेज में आए। हमारे परिवार के, मेरे दादाजी के जितने ब्रदर थे वो सब आर्मी से जुड़े रहे। आगे उनकी पीढ़ियाँ बेल्ट की नौकरी में रही। और इसी प्रकार से जैसे जैसे मेरे खुद के ताऊजी वो रेलवेज में रहे, तो पिताजी का छात्र राजनीति से फिर पार्षद बनना और पार्षद बन के फिर भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा में, युवा मोर्चा में काम करते हुए पहला चुनाव पिताजी ने रादौर में लड़ा, फिर उसके बाद शाहबाद आए। तो ये इस प्रकार से ये राजनीतिक सफ़र जो पिताजी के साथ साथ हमारा भी चलता रहा। और मैं 5.5 महीने का था जब पिताजी पार्षद हुए थे। पार्षद बने तो पार्षद के बाद फिर माहौल को देखते हुए हमें हिसार भेज दिया गया कि हिसार में नानी के यहाँ पढ़ेंगे दोनों भाई। तो हमारी स्कूलिंग स्टार्टिंग की वहीं से है। उसके बाद फिर कुरुक्षेत्र में आना हुआ 8वीं कक्षा में। फिर उसके बाद फिर मैं गेम छोड़ करके इंजीनियरिंग में आ गया। सिविल इंजीनियर से डिप्लोमा भी मैंने किया है। ओके। उसके बाद फिर सब कुछ कोई डिसाइडिंग नहीं था, अपने आप से सब रास्ते बनते चले गए। तो जब कॉलेज में था इंजीनियरिंग में, तो एबीवीपी से जुड़ने का अवसर मिला। हमारे श्रीनिवास जी गुरुजी उस टाइम क्षेत्रीय संगठन मंत्री थे, तो उनका घर पे आना जाना था, पिताजी से मित्रता थी। तो जब वो घर पे आते थे तो उन्होंने मुझसे ऐसी बात की एक दिन कि क्या करना चाहते हो। तो तब पिताजी ने कहा कि बेटे को मैं संघ में डालना चाहता हूँ, विद्यार्थी परिषद से जोड़ना चाहता हूँ। क्योंकि पिताजी ने भी 89 में एबीवीपी से चुनाव लड़ा था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। 89 में। ओके। तो उस नाते से पिताजी ने मुझे संघ ज्वाइन करवाया, श्रीनिवास जी की साथ भेजा और गुरुजी के आशीर्वाद से फिर हम धीरे धीरे चलते रहे। तो पहले मैं कार्यालय मंत्री बना। कार्यालय मंत्री बनने के बाद फिर मुझे नगर मंत्री बनाया गया। नगर मंत्री में 2 अलग अलग शहरों का रहा, पहले एक थानेसर का, फिर उसके बाद शाहबाद मारकंडा का। फिर उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एबीवीपी का रहा। साथ में हमने फिर पंजाब यूनिवर्सिटी चुनाव में और दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में भी बड़े नज़दीकी से हमने काम किया, बड़ा अच्छे से काम संभाला। और उस टाइम पे लगभग सभी सीटें हम लोग जीतते भी थे। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते फिर एकाएक 2014 के चुनाव में पिताजी के शाहबाद वाले चुनाव में
किसी कार्यकर्ता ने पोस्टर लगवा दिए हमारे, और हमारे विद्यार्थी परिषद में व्यक्ति को बड़ा नहीं माना जाता, वहाँ पे संगठन और संगठन से बड़ा देश माना जाता है। तो उस मंशा के साथ हम काम करते थे, तो किसी ने मेरे पोस्टर लगवा दिए, तो फिर आदेश हुआ कि अब आप युवा मोर्चा में कार्यकर्ता बने। तो फिर प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य मैं लंबे समय से हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चा का, जिसमें मुझे रोहतक जिले में प्रभारी के तौर पे जिम्मेवारी मिली, जींद जिले में मिली, और लास्ट में मुझे हिसार का प्रभारी बनाया गया था। तो लंबे अरसे से मैं 3 जिलों का प्रभारी भी रहा। 3 जिलों में प्रभारी 3 जिलों में प्रभारी भी रहा हूँ, और इसी सिनेरियो में मुझे बाजपुर उत्तराखंड में चुनाव प्रभारी की जिम्मेवारी भी दी गई। तो डी ग्रेड सीट थी, और जितनी कार्यकुशलता हमारे अंदर थी, संगठन से सीखी थी मैनेजमेंट, वो सारी हमने वहाँ पे उतारी, और डी ग्रेड सीट को हमने ए ग्रेड सीट में ला करके खड़ा किया। बहुत क्लोज मार्जिन, जो डी ग्रेड सीट पार्टी मान रही थी, वो बहुत बड़े ही कम अंतर से सीट हम हारे। तो ये एक चुनावी एक्सपीरियंस मुझे मिला। तो स्कूल कॉलेजों में लगातार ये बात नहीं चलती थी कि आप तो विधायक के बेटे हैं या फिर मंत्री के बेटे हैं? जब तक मैं स्कूल कॉलेजों में रहा, उस टाइम पिताजी संगठन के व्यक्ति रहे, संगठन में बड़ा लंबा काम किया पिताजी ने। कुरुक्षेत्र के जिला अध्यक्ष रहे, उससे पहले एससी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष रहे। उसके बाद फिर जब 2014 का चुनाव हुआ तो पिताजी मंत्री हुए, राज्य मंत्री। तो उस टाइम मैं एमएन कॉलेज शाहबाद में था। तो ये मेरे लिए एक बड़ा एक मोमेंट था, रोचक मोमेंट मेरे लिए रहा कि वहाँ पे स्टूडेंट्स के बीच में, जिस शहर में पिताजी विधायक हैं, मंत्री हैं, उसी शहर में कॉलेज में पढ़ना एक बड़ा टास्क था मेरे लिए। एक फोकस रहता था एक अलग लेवल का। तो जब मैं वहाँ एडमिशन लेने का मेरा जो पर्पज़ था वो यही था, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन थे। जानकार जो रिश्तेदार थे, बहुत से लोग थे, वो कहते थे कि यूएस स्टडी कर सकते हो आप, यूके जा सकते हो, और बड़े कोर्स कर सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी जा सकते हो। लेकिन मेरा जो चयन था अपने कॉलेज का, वो मेरा चयन ये था कि मुझे शाहबाद के मारकंडा नेशनल कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, क्योंकि उस शहर को बहुत टाइम तक उपेक्षित रखा गया। और जो मारकंडा नेशनल कॉलेज शाहबाद की रीढ़ है आज भी यूथ के मामले में, तो वहाँ पे एक एडमिशन लेने का पर्पज़ मेरा ये भी था कि यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स के बीच में रह करके मैं उनकी समस्या को जानूँ, और पिताजी तक रख करके उस समस्या को निवारण भी करूं। जिसमें से वहाँ पे एमएन कॉलेज के बाहर बस रुकवाने की बात थी, एमएन कॉलेज के अंदर एक ऑडिटोरियम बनवाने की बात थी, या वहाँ पे ग्राउंड लेवल बड़ा नीचे था उसके फ्लोर को ऊपर उठवाने की बात थी। जितने भी हमारे एजुकेशन से संबंधित समस्याएं थी जी। उनके पर विचार करवाने की बात थी। वो सब मैंने उस टाइम पे छात्र राजनीति में रहते हुए की भी। मतलब शुरू से ही आपका ये था कि राजनीति ही करनी है, राजनीति में ही जाना है, या कोई ये भी था कि अच्छी कहीं जॉब या प्लेसमेंट? पिताजी ने कभी इस प्रकार का कोई टारगेट दिया नहीं कि मैं राजनेता हूं तो आप में से दोनों भाइयों में से किसी न किसी को पॉलिटिशियन बनना होगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मगर एक मन से एक आप का जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, वो निर्धारित करता है कि आप कहाँ जाएंगे। तो जो स्वभाव में हमारी चीज़ें रही वो ये रही कि सेवा भाव से हम लगे रहे। पिताजी के पास जब से हम बचपन से, मैंने आपको बताया कि पार्षद रहे, फिर उसके बाद बड़ा लंबा अरसा संगठन में बिताया, फिर 2004 के अंदर 5 के अंदर रादौर से चुनाव लड़े। तो पिताजी के बराबर खड़े होकर के हमने बहुत सी पंचायतों को निपटारा करते हुए देखा, बड़े बड़े मामलों को सुलझाते हुए देखा। तो वो सेवा भाव मन में घर कर गया, और उसी भाव को लेकर के मुझे नहीं पता चला कि कब मैं सक्रिय राजनीति का हिस्सा बन गया। पहली बार स्टेज पे कब भाषण देने का मौका मिला? पहली बार अभ्यास वर्ग था हमारा जींद के अंदर प्रांत का। उस अभ्यास वर्ग में आदरणीय गुरुजी श्रीनिवास जी ने की एक बड़ी खास बात थी कि वो युवाओं को मौका देते थे, निखारते थे। तो उन्होंने मुझे अभ्यास वर्ग में परिचय देने के लिए खड़ा किया। तो उन्होंने 2 बातें विषय जोड़ करके रखने के लिए भी कहा, मगर मैंने जवाब दे दिया। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, आपको परिचय देना पड़ेगा। तो जब परिचय देने के लिए खड़ा हुआ तो पहली बार टांगे काँप रही थी हमारी। तो जब मैंने बात रखनी शुरू की, फिर दूसरे दिन फिर उन्होंने खड़ा किया, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। वो कॉन्फिडेंस आते 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 आज इतना है कि 5 आदमी हो, चाहे 5000 हो, चाहे 5 लाख हो, जो विषय है, जो हमारा विषय है वो हम रखते हैं। 2014 की अगर बात करें, जैसे पिताजी आपके चुनाव लड़ रहे थे, तो उस टाइम जो वोट आप घर घर जाके मांग रहे थे, तो उस टाइम का अनुभव थोड़ा सा बताएं एक बार। 2005 के चुनाव में मैं बहुत छोटा था, पहला जब चुनाव था, और 2009 के चुनाव में थोड़ा सा मुझे होश संभाल लिया था। राजनीतिक तो नहीं पता था, मगर नारे लगाना, पोस्टर लगाना, ये धीरे धीरे हम सीखते थे। टीम का हिस्सा बन के हम काम करते थे कि इतने कार्यकर्ता पिताजी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ पोस्टर लगाना। जैसे पिताजी भाषण दे रहे हैं, हम साथ में खड़े होकर के गलियों में पोस्टर लगा रहे हैं, मगर हमें उन बातों का मतलब नहीं पता होता था। मगर जब 2014 का चुनाव था, क्योंकि 2008 के बाद मैं
एबीवीपी से जुड़ा, राजनीतिक समझ वहाँ से बढ़नी शुरू हुई। मेरा जो मातृ संगठन है वो एबीवीपी है, आरएसएस है। वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं ये भी कह सकता हूँ कि आरएसएस को सिर्फ शब्दों के माध्यम से नहीं समझाया जा सकता। एबीवीपी को शब्दों के माध्यम से नहीं समझा सकते। एबीवीपी को समझना है तो उसके अंदर जाना होगा, उनको पढ़ना होगा। तो मैं तो बड़े नज़दीकी से काम किया, तो एबीवीपी से बहुत मैंने मैनेजमेंट सीखी। तो 14 के चुनाव में वो सारी मैनेजमेंट मैंने इसमें उतारी, और जब वो चुनाव में उतारी तो एक एक वोट पे हमने काम किया, फोकस किया कि किस प्रकार से वोट मांगी जाती है, किस प्रकार से हमने लोगों से इंटरेक्ट करना है, किन विषयों के ऊपर जाकर के महिलाओं में किस प्रकार से हमें जाकर के अपनी बात रखनी है, युवाओं के बीच में हमें किस प्रकार से बात रखनी है। सारी एबीवीपी की जो मैनेजमेंट मैंने सीखी थी वो सारी की सारी मैंने वहाँ पे अपने पिताजी के चुनाव में अपना एक्सपीरियंस उतारा, और उसका रिजल्ट रहा जिसमें मुझे मेरा अब तक का सबसे इमोशनल मोमेंट की अगर मैं बात करूँ तो बड़ा इमोशनल मोमेंट वो था कि जब 2014 का चुनाव पिताजी जीते। 15 अक्टूबर को वोटिंग थी, 19 अक्टूबर को चुनाव जीते। 19 अक्टूबर को जब वो जलसा निकल रहा था जीत के बाद, तो पिताजी ने बड़े दूर से इशारा करके मुझे बुलाया, और जिप्सी पे रोड शो पे वो हाथ हिलाते हुए जा रहे थे, तब उन्होंने बुलाया तो उन्होंने मुझे जब गले लगाया। अब तक का मेरे जीवन का सबसे इमोशनल मोमेंट वो है कि वो एक खुशी कि पिताजी की बाजू बन करके उस चुनाव में मैंने काम किया और बड़ी बारीकी से काम किया। एक एक एरिया पे फोकस करके हमने काम किया, जातिगत समीकरण पे काम किया, युवाओं के समीकरण पे काम किया, और जो सबसे बड़ी बात थी उस चुनाव की, हमने एक सच्चाई के साथ बड़ी सहजता से वोट मांगे थे। टीम बना रखी थी आपने आपकी? वो मेरी टीम थी। हम जिस भी जगह जाते थे 2 ही विषय लेकर के जाते थे कि बेदी जी पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको इसलिए पढ़े लिखे हैं इसलिए वोट दीजिए। दूसरा, बेदी जी का विजन है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए, उसके लिए आप वोट कीजिए। और जो सबसे बड़ी बात उस चुनाव की थी वो ये थी कि हमारे पास बहुत से सोर्स नहीं थे, क्योंकि उससे पहले भाजपा हरियाणा में कभी आई नहीं थी, एक तरफा नहीं आई थी। तो ये हमारे लिए भी ये भी एक बहुत बड़ा मोमेंट था कि शाहबाद जैसी सीट जो प्रो लोकदल सीट रही हमेशा से, उस सीट के ऊपर अपना परचम लहराना, ये बहुत बड़ा एक मोमेंट था, और उसके अंदर उस अग्नि में तप करके हम सब निकले हैं जी। तो ये बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट रही थी। तो ऐसे कैसे हो जाता है कि शाहबाद से आप लड़ते हैं, वहाँ से जीत जाते हैं, फिर नरवाना में आप चुनाव लड़ते हैं, वहाँ से जीत जाते हैं, तो ये सब कैसे? पिताजी को जो जो संगठन में जिम्मेवारी दी गई समय समय पर, मनदीप जी, वो सारी जिम्मेवारी पिताजी ने बड़ी सहजता से निभाई, और वही सहज भाव आज कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी देखने को मिलता है मुझे। क्योंकि संगठन में जब पिताजी को कहा गया कि आपने जिलाध्यक्ष की भूमिका में रहना है, तो पिताजी ने वो भूमिका भी निभाई। जब पिताजी को कहा गया कि आपको लगातार 4 बार एससी मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष बनाएगी पार्टी, तो पिताजी लगातार बनते रहे। इवन कि जब पिताजी मंत्री बन गए थे तब भी पिताजी एससी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष 6-7 महीने तक मंत्री बनने के बाद भी रहे थे, तो संगठन के काम भी किया। अब इस चुनाव में भी आप देखेंगे, जब से मंत्री बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने, उसके बाद लगातार पिताजी के पास प्रदेश महामंत्री की जिम्मेवारी अभी भी है, तो सहजता उनके अंदर है। बड़े नज़दीकी से हमने संगठन का काम को देखा है, और पिताजी को मैं यूँ कहूँ कि अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है वो राजनीति की, बहुत कुछ सीखा है। यूनिवर्सिटी तो है ही है, तभी तो जैसे शाहबाद से ही लगा कि अब की बार नहीं बात नहीं बन सकती, तो नरवाना में एंट्री की। आप देखिए और वहाँ पे 2 सीट से चुनाव लड़े, दोनों के दोनों शाहबाद में मुश्किल हो जाता आपके लिए अब की बार, लेकिन नरवाना सेफ सीट से खेल मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जब 5 में रादौर में चुनाव लड़ा, उस टाइम पे 64 सीटों पे जमानत जब्त हुई थी, क्योंकि बीजेपी की हालत उस टाइम बड़ी ठीक नहीं थी हरियाणा में। ये कहा जा, लोग यहाँ तक कहते थे कि आपने किस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे बूथ लेवल के, उनको कहा जाता था इनेलो वालों की तरफ से या कांग्रेस वालों की तरफ कि यार तुमने किस पार्टी का झंडा उठा रखा है, किस पार्टी के बस्ते बैठे हो, इस प्रकार का टोंट कैसा जाता था। उस टाइम पे भी बेदी जी रादौर में जब चुनाव लड़े थे, तब जो जमानत बचाने वाली सीटें थी 18-16 सीटें थी, उनमें से रादौर सीट एक थी। बड़ा मजबूती से चुनाव लड़ा था उस टाइम में उन्होंने, और उसके बाद 9 में जब यहाँ आए तब भी उन्होंने जमानत बचा करके बड़ी अच्छी वोटें भाजपा को दिलवाई थी, और 14 में तो जीत ही गए थे। फिर उसके बाद 19 में भी एक अच्छा वोट परसेंटेज रहा। आप देखेंगे नरवाना भी प्रो लोकदल सीट। बिल्कुल। इस चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला जी लास्ट में आए थे, 3 दिन नरवाना में लगा करके गए थे, और ये कह करके गए थे कि एलनाबाद वाली बिल्लू की सीट हम हार सकते हैं, अभय चौटाला जी की, हम अर्जुन चौटाला वाली सीट हार सकते हैं, नैना वाली सीट हार सकते हैं, मगर नरवाना की सीट हम 1 नंबर पे जीते, क्योंकि नरवाना से मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने ली थी। तो बड़ा कॉन्फिडेंस रहा उनका। लेकिन अब इनेलो का गढ़, ये हमारा सौभाग्य रहा कि इनेलो का गढ़ तोड़ने का हमें समय समय पे अवसर मिलता रहे, और वो बेदी जी ने बड़ी बखूबी से निभाया उस अवसर को। तो आपके पिताजी अब कैबिनेट मंत्री हैं, और लगातार अगर बात करें, आप युवाओं के मुद्दे उठाते हैं,
तो एक बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। लगातार सरकार दावा तो करती रहती है, तो आपको लगता है कि ये दावा जो धरातल पे भी पूरा हो रहा है? देखिए, युवाओं की बात आपने रखी। हाँ। मैं खुद एक युवा होने के नाते समय समय पे मैंने, जब से मैं राजनीति में सक्रिय हुआ हूँ तब से लेकर के, या मैं जब स्कूल कॉलेज टाइम पे था तब भी मैं बड़े विषयों पे नज़र रखता था बारीकी से। तो मुझे बड़ा अवसर मिला युवाओं की समस्या को सरकार तक अवगत कराने का। जहाँ तक बात है रोजगार की, आपने करी, भाजपा इकलौती ऐसी सरकार है जिसने युवाओं को सरकारी नौकरियां तो दी ही दी। 2 लाख से ज़्यादा, ये पब्लिक डोमिनियन की बात मनदीप जी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कोई मैं हवाई तीर नहीं छोड़ रहा। 2 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां भाजपा की सरकार ने इन 11 वर्षों में हरियाणा में युवाओं को दी है। दूसरा, सरकारी नौकरियां देने के साथ साथ नए स्टार्टअप्स की तरफ भी युवाओं का ध्यान आकर्षित किया है। नए स्टार्टअप्स अब 2016 से पहले मात्र 500 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड थे। नए स्टार्टअप्स जो थे इक्का दुक्का होते थे और 500 के करीब हमारे हरियाणा में रजिस्टर्ड थे, मगर आज उनकी संख्या 8100 से ज़्यादा, 8100 से हमारी संख्या ज़्यादा है, जिसमें से मेरा खुद का एक स्टार्टअप्स है। एक्वाओसिस का मेरा अपना पानी का ब्रांड है, वो भी नए स्टार्टअप्स में आता है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है, हम इस प्रदेश के युवा हैं कि जहाँ पे सरकार इतनी सजगता से युवाओं के ऊपर ध्यान लगाए हुए। जी। मैं तो खुद इस बात का उदाहरण हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि मैंने तो सरकार को युवाओं के मामलों पे ध्यान आकर्षित किया। मैंने 4 ज्ञापन दिए। कौन कौन से? 2015, 4 जून 2015 की मैं एक बात वाक्य आपके सामने लेके आता हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी शाहबाद में विकास रैली को संबोधित करने के लिए आए। तब मैंने पिताजी से कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहता हूँ, किसी विषय पे बात करनी है। तो पिताजी ने टाइम दिलवाया, टाइम दिया। तो जब उन्होंने बात रखी तो मैंने 14 सूत्रीय मांगे उनके सामने रखी, लेकिन एक मांग जो थी वो हमारी प्रबल थी। पहली मांग थी कि हरियाणा में एसटीएफ ऑलरेडी है, उसको आप फ्री हैंड कीजिए। फ्री हैंड क्यों? क्योंकि आप देखेंगे इक्का दुक्का कार्रवाई होती थी नशे के कारोबारियों पे। कहीं से खुर्दों से 4 पेटी उठा के ले गए, कहीं 8 बोतल जब्त होगी, कहीं 12 बोतल जब्त होगी, इतने कार्रवाई हमें सुनने को मिलती थी। मगर आज आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी कार्रवाई होती है, कितनी बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जाती है। वो एसटीएफ को फ्री हैंड करवाने का जो ज्ञापन था वो मैंने ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को 4 जून 2015 को दिया था। और मनोहर लाल जी इतने सजग थे इस मामले को लेकर के, उन्होंने विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर अंदर इतनी बड़ी कार्रवाई करी कि उस ज्ञापन को इतना संज्ञान में लिया उन्होंने। तुरंत डीजीपी हरियाणा को, जितने बड़े अधिकारी थे, आला अधिकारी थे, उन सबकी जिम्मेवारी लगाई कि कर्ण प्रताप सिंह के इस ज्ञापन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और वो कार्रवाई का रिजल्ट ये निकल कर के आया मनदीप जी, 15 जून से लेकर के आज तक 6000 करोड़ से, पब्लिक डोमिनियन की बात है, 6000 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स पेडलर्स का कारोबार हमने डिस्ट्रॉय करवाने का हमारी सरकार ने काम किया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे ज्ञापन की रही। दूसरा मैंने ज्ञापन दिया 2019 में। अब आप हंसेंगे कि बहुत बड़ा मामला भी कंट्रोवर्शियल हरियाणा में चला कि गन कल्चर के गानों को काटा जाए, मतलब ये अश्लीलता को परोसने वाले आपका गाने। हाथ है। बिल्कुल 100% नहीं, 1000% हमारा हाथ है, क्योंकि Okay. कर्ण प्रताप सिंह कभी नहीं चाहेगा कि हमारे युवाओं को यहाँ पे बिगाड़ा जाए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी ताकत कौन है? युवा। लेकिन इसमें टारगेट किया गया है भाई साहब, उस पे उसको मैं लेकर। टारगेट की बात पे भी आऊंगा। हाँ। मनदीप जी, आप एक बात बताइए, आपके शरीर का सबसे अहम हिस्सा, सबसे अहम अंग कौन सा है? सभी अंग है। सबसे अहम, जिसके ऊपर पूरा शरीर टिका हुआ है। पूरा शरीर तो आप, कोई ऐसा है ही नहीं ना जो कोई सही से आंख, कान, नाक, कुछ तो मानते होंगे आप। जी। मैं मानता हूँ रीढ़ को, बैकबोन को। हाँ। अगर रीढ़ के ऊपर अगर कोई प्रहार कर दे, आपकी एक आंख चली जाए, काम चला लोगे। आपकी सूंघने की क्षमता खत्म हो जाए, आप काम चला लोगे। आपका एक कान खराब हो जाए, काम चला लोगे। जीभ का स्वाद खत्म हो जाए, आप काम चला लोगे। एक हाथ टूट जाए एक्सीडेंट में, एक टांग टूट जाए, काम चला लोगे। पेट का कोई रोग हो जाए, आप काम चला लोगे। अगर रीढ़ की हड्डी पे अगर कोई प्रहार कर दे, आपको टोटली बेड रेस्ट पे आना पड़ेगा। आप चल नहीं पाओगे, आप ढंग से फ्रेश नहीं हो पाओगे, आप खाना नहीं खा पाओगे। लेकिन मासूम शर्मा को तो ये टारगेट। मैं बताता हूँ। हाँ। इसी प्रकार से जो युवा है वो हमारे प्रदेश की, हमारे देश की रीढ़ है, क्योंकि यूथ इज द बैकबोन ऑफ द नेशन। हर कोई बात करता है, हर मंच से करता है, आपने सुनी भी होगी, युवाओं की बात की जाती है, मगर कैपेबल यूथ, सक्षम युवा के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। सक्षम युवाओं को नरक में धकेलने का आज ये अश्लीलता वाले गाने काम कर रहे हैं। सक्षम युवाओं को नरक में डालने का सबसे बड़ा काम ये गन कल्चर के गाने कर रहे हैं। बड़ा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, पाकिस्तान हमसे 4 लड़ाई आ रहा है 1949 में,
75 में, 71 में और 99 में, और 5वीं लड़ाई अभी हाँ। सिंदूर ऑपरेशन के अंदर। ये 5 लड़ाई हमसे आ रहा है। पाकिस्तान को एक चीज समझ में आ चुकी थी कि नेक टू नेक फाइट में भारत से कभी जीता नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ा, मैं बड़ी सजगता से इस बात को कोट कर रहा हूं। मुझे पता है कि पब्लिक डोमेन में मेरी बात रखी जाएगी। मैं सीधे सीधे आरोप लगाता हूं पाकिस्तान पे। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था कि भारत से लड़ाई जीतने का रास्ता बनता है कि वहां के युवाओं को खत्म किया जाए एट एनी कॉस्ट। तो आप मानते हो कि पाकिस्तान फंडिंग करता है कुछ? पाकिस्तान करे चाहे कोई भी, चाइना करे, ये भारत को तोड़ने की सबसे बड़ी साजिश थी कि यहाँ के युवाओं को खत्म किया जाए। और वो बड़ा एग्जाम्पल सेट किया गया पंजाब से, एक्सपेरिमेंट हुआ। आज से 25 साल पहले के आप युवाओं की आप अगर दशा देखिए पंजाब की, आंख बंद करके, गबरू जवान 6-6 फुट के नौजवान हमारे सरदार भाई, सिख भाई बॉर्डर पे तैनात मिलते थे, छाती तान करके किसानी करते हुए मिलते थे, देश हित की हर बात करते हुए मिलते थे। मगर आज का अगर युवा आंख बंद करके गौर करें, इंजेक्शन लगाते हुए मिलता है। मैं 5 उंगलियां एक जैसे नहीं कर रहा जी। अलग अलग होती हैं। हो सकता है बहुत से युवा आज भी सेना में होंगे, हो सकता है बहुत से युवा देश की सेवाएं दे रहे होंगे, मगर एक बड़ा तबका, मोर देन 90% युवा यूथ विदेशों की तरफ चला गया। मोर देन 90% यूथ जो देश के अंदर है वो इंजेक्शन ले रहा है। वही उसका कारण क्या था? आज से 25 साल पहले पंजाब इंडस्ट्री के गानों के ऊपर गौर करें। देशभक्ति गाने जब से कटने शुरू हुए, गाने आने शुरू हुए चांदी की डब्बी में अफीम, गाने आने शुरू हुए डब्बे विच रिवाल्वर, गाने आने शुरू हुए बोतलों के, गाने आने शुरू हुए असले लहराते हुए, 12 बोर, 32 बोर, इस प्रकार के गाने आए। उसका रिजल्ट क्या हुआ? पंजाब का युवा खत्म। आज कितने बड़े बड़े मूवमेंट, चाहे हम किसी प्रकार की भी बात करें, खालिस्तान की बात करें, किसी बात की करें, पंजाब से उठता है। किसान आंदोलन का एक्सपेरिमेंट देश को तोड़ने के लिए हुआ था, पंजाब से उठा था। खालिस्तान मूवमेंट कहाँ से चली थी? पंजाब से चली थी। वही एक्सपेरिमेंट अब हरियाणा, क्योंकि पाकिस्तान से चल करके दिल्ली फतेह करनी है तो पंजाब फतेह करते हुए आप बीच में क्या पड़ते दीवार? हरियाणा। वो एक्सपेरिमेंट अब हरियाणा में, खटोले के ऊपर खटोले, दारू, ये वो, कोई ठुमके मार रहा है। दारू को तो हरियाणा सरकार ही प्रमोट कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको ये व्यक्ति आप बता सकते हैं कि किसी ने इसको प्रमोट किया? बढ़िया बढ़िया ठेके हो गए, लग्जरी ठेके हो गए। वो देखिए, वो जो जिनको लाइसेंस दिया गया है, जिनके ऊपर लाइसेंस है, वो रेवेन्यू का मामला है, वो अलग से बात है। मैं बात कर रहा हूँ सूखे नशे की, जो युवाओं को सीधे सीधे नरक में डालता है। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे नशे की जिसने घरों को तबाह करके रख दिया, हमारी बैकबोन को तोड़ के रख दिया। आप एक बात कीजिए मनदीप जी, हरियाणा के अंदर गन कल्चर के गाने क्या प्रस्तुत होने चाहिए? मैंने ज्ञापन जब दिया सरकार को, ये लोग कह रहे हैं कि मनदीप जी, मैंने जब ज्ञापन दिया सरकार को, उस ज्ञापन के अंदर आप देखेंगे मैंने फैक्ट्स जोड़े हैं। एक आदमी ने बात को कोट किया, पानीपत के अंदर असले के साथ अपने जीजा को मार दिया। उसने बाद में जब कबूल किया ऑन की बात, उसने कहा कि मैंने वो फलाना गाना सुना था, मैं जोश में आ गया था, नशे में था, जॉइंट हो गया, नशा प्लस असला। कैथल में एक घटना होती है, भाई भाई को मार देता है। गानों से जोश तो आता है, बिल्कुल आता है। लोगों ने कोट किया, जिन लोगों से आपराधिक घटनाएं हुई हैं उन लोगों ने कोट किया है। ये आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों ने बात को ऑन किया कि हमने फलाना गाना सुना था जी। आप एक बात बताइए, गाना है, जब मैं 16 साल का था खलनायक देख ली, उस दिन तक गड्डी में बत्ती बोर टेक ली। अब बताइए 16 साल के युवा को आप क्या सिखाना चाह रहे हैं? जब आप और मैं 16 साल के थे, हमारी क्या किस लेवल की समझ थी? क्योंकि उस टाइम पे गाने कुछ और थे। उस टाइम पे चंद्रावली फिल्म के गाने होते थे। गाने क्या होते थे? देवर बाबे के ऊपर, उस रिश्ते की अटखेलियां दिखाते थे। जीजा साड़ी के ऊपर गाने होते थे, मंदिरों पे गाने होते थे, गुरुद्वारों पे भजन सत्संग होते थे। इस प्रकार के गानों को प्रमोट किया जाता था। मगर आज उसके विपरीत हो रहा है। ये हमारे देश को कहीं ना कहीं खोखला बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने ज्ञापन दिया था। मैं अपनी बात पे आता हूँ कि मैंने 2019 का ज्ञापन दिया कि गन कल्चर के गानों को खत्म किया जाए तुरंत प्रभाव से, और उस बात को सरकार ने इम्प्लीमेंट भी किया। और अभी हाल ही में वो कार्रवाई में मैंने एक बात और लिख के दी थी कि हरियाणा के अंदर अच्छे कलाकारों को राज्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाए, ताकि उनमें एक भावना जागृत हो, एक होड़ लगे, और गन कल्चर के गानों को कटिंग किया जाए। किसी एक व्यक्ति के गाना के मैंने कटिंग की बात नहीं कही थी। मासूम हमारा भाई है। मेरे पिताजी ने विधानसभा के अंदर खड़े होकर के बात कही थी कि इन युवा साथियों के गानों की बदौलत हमारे को हरियाणवी गाने के कल्चर पे
कल्चर वाले गानों पे नाचने का मौका मिलता है। अभी तक तो हम पंजाबी गानों पे नाचते थे, बॉलीवुड के गानों पे नाचते थे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, मौसम भाई और की बड़ी अचीवमेंट रही है। बिलबोर्ड तक गाने चले गए हैं। मगर कहीं ना कहीं मेरी उनसे एक थोड़ी सी इस बात से मेरी असहमति हमेशा रहेगी कि गन कल्चर के गानों के लिए वो भी युवा भाई हमारे, मगर उनसे मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन जरूर करूंगा कि आप प्लीज अपने देश को, अपने प्रदेश को मजबूती देने के रास्ते पे आप चलाए युवाओं को। इस प्रकार की स्वीकार्यता ना तो है, ना ही होनी चाहिए, और करण प्रताप सिंह जैसे युवा ना होने देंगे। जी। और तीसरी अगर बात करें, तीसरा जो विज्ञापन था वो 2022 में दिया था। 22 में एक बड़ी बड़ी बात लड़ाई हमने लड़ी और सरकार ने उसको माना। वो बात ये थी, मेरे खुद के साथियों के परिवार से हादसों की खबरें मुझे आई। ओके। वो हादसे थे कि एक परिवार जाकर के जो इमिग्रेशन वाले हैं उनके पास जाते हैं कि हमने अपना बेटा यूके भेजना है। भाई साहब, गांव के गांव खाली हो गए हैं। गांव के गांव, पंजाब तो खाली हो चुका ऑलमोस्ट। अब हरियाणा भी लगभग चल रहा है। कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, इनमें बड़ी मूवमेंट चल रही है। हाँ। तो एक बड़ा चिंता का विषय था, एक हमारी बहुत बड़ी मैन पावर देश से विस्थापित हो रही थी बिना बात के। उसके कारण मैं बताता हूँ। घटनाएं आती हैं एकाएक कि जी मैंने अपना बेटा यूके भेजना है, कितने पैसे लगेंगे? बोले जी 20 लाख रुपए में रीच कर देंगे। उसके बाद बात आती है, बच्चा जहाज में चढ़ गया, हाँ। जहाज से उतरता है, बोले जी डोंकर्स के पास है आपका बेटा, वो 4 लाख की डिमांड और कर रहे हैं। 20 के कितने लाख हो गए? 24 लाख। फिर बोले जी अब वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे खड़ा है और गन पॉइंट पे है। अब ये बताइए माँ बाप मरता क्या नहीं करता? 10 लाख की डिमांड और आ गई, 24 के कितने हो गए? 34 लाख। 34 लाख रुपए खर्च करके, जान को जोखिम में डाल करके, आपको मैं बता दूं शायद अब तक घटनाएं आई होंगी, पनामा का जंगल क्रॉस करके जो युवा साथी वापस लौटे हैं जिंदे, उनसे मैं मिला हूं। उन्होंने मुझे कहा है कि करण भाई, पनामा के जंगल में मानव कंकाल इतनी संख्या में पड़े हुए हैं, कहते सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में मानव कंकाल हमने देखे हैं पनामा के जंगल में, और हमें पता है कि हमें किस तरह जीवन दान दूसरा मिला है। पनामा का जंगल क्रॉस करने वाला दूसरा जीवन दान लेता है। 50-50 लाख रुपए खर्च करके मनदीप भाई, आप विदेश में नौकरी क्या करते हो? पेट्रोल पे फ्यूल डालने की। 50 लाख रुपए खर्च करके आप नौकरी क्या लेते हो? स्वीपर की। 50 लाख रुपए खर्च करके आप नौकरी क्या लेते हो? स्टोर कीपर की। अगर उसके विपरीत, अगर 50 लाख रुपए खर्च करके आज हमारा युवा यहाँ पे नया स्टार्टअप्स लगाए तो कम से कम 50 नए युवाओं को रोजगार देगा। 50 युवाओं के ऊपर सुपरवाइजरी करेगा। वहां पे आप सफाई कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, उसकी भी कोई गारंटी नहीं कब आपको वो देश डिपोर्ट करके भेज देगा, क्योंकि उन्होंने तो आपको फूल माला डाल करके आग्रह करके बुलाया नहीं। आईएलटीएस करके जाइए, पढ़ करके जाइए, टूरिस्ट वीजा पे जाइए, अच्छी चीजें, बहुत से रास्ते हैं। सरकार ने बहुत से कोर्स ऐसे चलाए कि आप विदेशों में कहीं भी जाकर के काम कर सकते हैं। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक प्रणाली करना चाहिए। इसके लिए फिर रोकथाम के लिए कोई कानून बनाएंगे? बिल्कुल, हमने ज्ञापन लिख करके दिया कि जो दलाल इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं उनके ऊपर आप कटिंग करें, उनको आप रोकें, उनके ऊपर कड़ा कानून लेकर के आए। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे ज्ञापन पे हरियाणा सरकार ने संज्ञान लिया। माननीय नायब सिंह सैनी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने विधानसभा के अंदर बिल लेकर के आए। और अभी बहुत सी घटनाएं ऐसी सुनने को मिलती है कि आज फलाना दलाल उठा लिया, आज फलाना दलाल उठा लिया, आज फलाना उठा लिया। मन को खुशी मिलती है कि हमारे लिखे हुए ज्ञापन के ऊपर, हमारी रिसर्च के ऊपर ये कार्रवाई हुई जी। चौथा ज्ञापन मैंने अभी हाल फिलहाल में अभी देकर के आया हूँ। मैंने इन तीनों चारों ज्ञापन के ऊपर धन्यवाद किया कि सरकार ने इनका, हमारी बातों को माना, सीरियसली लिया। और चौथा ज्ञापन है आज के टाइम में एक बहुत बड़ा मामला। मनदीप जी, आप देखेंगे कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी ताकत है, हमारा युवा 3 हिस्सों में बट गया। एक नशे की तरफ चला जा रहा है, एक विदेशों की तरफ चला जा रहा है, एक जो बच्चा यहाँ पे बच गया मोबाइल के कंटेंट्स में। ये भी एक तरह की हमारी साजिश मैं मानता हूँ कि हमारे देश के युवाओं की मेमोरी लॉस की जो आप घटनाएं सुन रहे होंगे। एक तरफ तो हमारे देश का वो युवा था जो गूगल जैसी कंपनी के सीईओ बनते थे, एप्पल जैसी कंपनियों के सीईओ बनते थे, हार्ले डेविडसन जैसी कंपनियों के सीईओ बनते थे। एक तरफ हमारा एक युवा तबका वो जो मेमोरी लॉस की वजह से ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है कि माँ की कदर नहीं, बाप की कदर नहीं, लेट नाइट डीजे पार्टीज कर रहे हैं। देश को सेवा देने की बात है, वहां पे नहीं खड़े दिखाई देते, पढ़ाई लिखाई में नहीं दिखाई देते, किसी प्रकार के अचीवमेंट नहीं वो ले सकते। तो उसके ऊपर भी हमारा ध्यान था। तो हमने ध्यान दिया कि मानसिक स्वास्थ्य, जिस तरह से फिजिकल एजुकेशन, बड़ा मामला, जिस तरह से एक बड़ा मामला और सीरियस मामला है। मैं बताता हूँ आपको, जिस तरह से फिजिकल एजुकेशन है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, हमारा गेम पीरियड हुआ, इसी प्रकार से नैतिक शिक्षा, सामाजिक विषय को संज्ञान में लाने के लिए
इसी प्रकार से तीसरा एक विषय मैं कंपलसरी करवाना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ी मूवमेंट मैंने चलाई है, सक्षम युवा देश की रीढ़, जिसके माध्यम से मैंने इतने सारे प्रकल्प चलाए, सरकार को अवगत कराया, उन पे कार्रवाइयां कराई। इस सक्षम युवा देश की रीढ़ की अचीवमेंट एक और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी कि मानसिक स्वास्थ्य का विषय हम कंपलसरी करवा करके ही दम लेंगे। ये तो गजब हो जाएगा भाई साहब। क्योंकि आप देखेंगे मेमोरी लॉस की घटनाएं आने लगी हैं। आज आप जिसको साइकेट्रिस्ट को पागल वो डॉक्टर देसी भाषा में हरियाणा में कहा जाता है, अगर आपकी किसी से साइकेट्रिस्ट से मित्रता भी, आप उसके पास आपको बैठा हुआ कोई देख ले तो कहेगा ये तो पागल हो गया मनदीप, इसके पास बैठा है भाई। इस प्रकार की मंशा है। मगर आने वाला टाइम मनदीप जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं लिखित में दे सकता हूँ एफिडेविट पे कि 4 से 5 साल के अंदर साइकेट्रिस्ट की अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ करेंगे ऑनलाइन। माँ बाप अपने सरकारी नौकरी जो करता होगा वो छुट्टी लेगा कि मेरी बेटे की अपॉइंटमेंट है, मुझे वहां जाना है जी। सही है। ये जरूरी कामों में से काम होने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा विषय है, इसके ऊपर मैं सरकार को ज्ञापन भी देकर नहीं, आपने अच्छी रिसर्च और की है इसको लेकर। मेरी बहुत बड़ी रिसर्च की एक बहुत बड़ी टीम है मनदीप जी, और उस टीम का मैं लीड करता हूँ। ये मेरे सौभाग्य की बात है। और इस लीड करने का कारण मैं एक ऐसे संगठन से निकल करके आया हूँ जिसने हमेशा राष्ट्रवाद की जड़ों को मजबूत करने का काम किया है। प्रदेश के लिए, देश के लिए सेवा समर्पित भाव से काम करने का मुझे संकल्प दिलवाया है। आपकी ये पत्रिका है अयन अभिव्यक्ति, पीछे मैं देख रहा था कि सीएम साहब से आप मिले हो। मेरे ख्याल से हरियाणा में ये आप उनको इकलौती ऐसी भेंट भी करके फाउंडेशन आए। है हाँ। जिसका अपनी खुद की पत्रिका है। ये मासिक पत्रिका हमारी है अयन अभिव्यक्ति, युवाओं के विचारों को समर्पित। हाँ। ये हमारी पत्रिका है। इस पत्रिका के माध्यम से हम जितने इंटेलेक्चुअल आइडियाज हैं देश और प्रदेश की सेवा को समर्पित, वो सभी आइडियाज हम लेकर के इसमें छापते हैं। और मेरे खुद के आर्टिकल मैं भी लिखता हूँ। मैं अपने मिल आर्टिकल जाता है भाई साहब। हाँ बिल्कुल, मैं गाड़ी में चलता चलता, या क्योंकि राजनीतिक एक ऐसा आप प्रोफेशन मान के चलिए, ये सीखने का ही है। सबसे बड़ा प्रोफेशन राजनीतिक मैं मानता हूँ जो सिखाता है, आपको हर कदम पे सिखाता है। क्योंकि आप सुबह से शाम तक इतनी आपकी ओपीडी हो जाती है, पब्लिक डीलिंग आपकी इतनी हो जाती है, हर आदमी की अपनी एक समस्या होती है, वो समस्या से सीखने को मेरे मिलता है। ख्याल से मंत्रियों के बेटों में लगभग आप ही चल रहे हो, जो रिसर्च भी कर रहे हो और ठीक ठाक सा काम कर रहे हो। और नहीं, बहुत से लोग हैं बड़े बड़े राजनीतिक घरानों के, आप परिवार से देखिए विधायक भी रहे हैं मेरे बहुत से युवा साथी। मैं नाम अगर लूँ तो बहुत लंबी चौड़ी हरियाणा में लिस्ट निकल करके आ जाएगी। मगर एक मैं सिर्फ कई मुद्दे आपके मेरे को अच्छे सिर्फ लगे। मैं कृष्ण बेदी जी का बेटा हूँ। मेरे पिता मंत्री हैं, प्रदेश में संगठन में बड़े पदों पे रहे हैं, इसीलिए मुझे भी राजनीति में आना चाहिए। मेरा ऐसा कोई ध्येय नहीं है, ऐसा मेरा कोई मन नहीं था। अपने आप से रास्ते बनते चले गए। शायद ये मेरी डेस्टिनी इस प्रकार से लिखी गई है परमात्मा ने, शिव शंभु ने, कि मुझे इस रास्ते पे चलाया गया है। नहीं तो बहुत से ऐसे परिवार आपको देखने को मिलेंगे राजनीतिक जो लेट नाइट पार्टियां भी करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग भी करते दिखाई देंगे। बहुत बड़े बड़े घराने ऐसे दिखा दूंगा मैं ऑफ कैमरा कि उनका कारोबार की तरफ ध्यान रहता है, पिताजी मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो वो बस खाने कमाने पे ध्यान है। मगर मैंने ये रास्ता चुना, संघर्ष का रास्ता मैंने चुना। संघर्ष युवाओं के लिए चुना, क्योंकि युवा आज देश की सबसे बड़ी ताकत युवा है। आज जो सबसे बड़ी ताकत है मनदीप जी, एक बात और मैं कोट कर रहा हूँ, आने वाले 10 सालों में सबसे बड़ी कमजोरी भी युवा ही बनेगा। क्योंकि वो कहे किसी ने कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आज युवाओं के ऊपर फोकस हमारी सरकार नहीं करेगी तो ये सबसे बड़ी सिरदर्दी बनेगी। मगर हमारी सरकार का बड़प्पन है, हमारे नेताओं का बड़प्पन है। मनोहर लाल जी की बात करें, हमारे नायब सैनी जी की बात करें, या हमारे नरेंद्र मोदी जी की बात करें, युवाओं को लेकर के इतनी सजग हैं। आप देखिए कमाल की बात निकल करके आई है। मोदी जी ने दिल्ली चुनाव के तुरंत बाद राष्ट्रीय कार्यालय में खड़े होकर के एक भाषण दिया कि मेरा संकल्प है कि लाखों युवाओं को मैं राजनीति के अंदर लेकर के आना चाहता हूं, और इस राजनीति को जिसको लोग दलदल कहते हैं, इस दलदल को मैं उन्हीं युवाओं के माध्यम से साफ करना चाहता हूं। किसी देश के प्रधानमंत्री ने ऐसी बात कही क्या? उन्होंने कही, क्योंकि वो सच्ची आत्मा है। जी, नरवाना में आपको टाइम लग जाता है कि जन समस्याएं सुनना, या फिर आपके पिताजी सुनते हैं जैसे? नहीं, नरवाना से बेदी जी विधायक है, मंत्री वो हैं, जनता से इंटरेक्शन वो रखते हैं। हाँ, मरने जीने में, सुख में दुख में उनके नुमाइंदे के तौर पे मुझे जाने का अवसर मिलता है। वो मैं पूरे हरियाणा में आप जाते हो या फिर कैसे? नरवाना में विशेष तौर पे ध्यान रहता है, क्योंकि वहाँ की जनता ने, जनता जनार्दन ने आदरणीय बेदी जी पे इतना बड़ा विश्वास, इतना बड़ा मताधिकार उनको दिया, जिससे बेदी जी विधानसभा में चुन करके गए,
कैबिनेट के मंत्री बने, तो वहाँ पे विशेष फोकस रहता है। मगर पूरा प्रदेश हमारा परिवार है, जहाँ भी हमें हमारे परिचित चिर परिचित है, क्योंकि पिताजी लंबे अरसे से प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, 80 मोर्चा के प्रदेश की राजनीति उन्होंने की, तो अलग अलग जिलों से लोग जुड़े हुए हैं। तो जब भी हमारे चिर परिचित के बारे में कोई घटना हमें पता लगती है तो जरूर जाने का हमारा मन होता है। कई बार व्यस्त होते हैं, लेकिन हम शामिल जरूर होते हैं अपने हर अपनों के सुख दुख में, और हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके काम करते जी। हैं। और हम तो ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जहाँ पे परिवार से बड़ा समाज, समाज से बड़ा देश, समाज से बड़ी पार्टी, पार्टी से बड़ा देश मान करके हमारे को चलाया जाता है। तो उस तरीके से हम काम करते हैं। तो देश के लिए हमें काम करने का अवसर मिला है जी, तो बिल्कुल। उसको कभी मौके को हम छोड़ेंगे नहीं। रैपिड फायर सवाल है, तो ये थोड़ा जल्दी में आपको जवाब देने हैं। ये एक मजाकिया टाइप सवाल होते हैं। तो आपके जो जैसे पापा कैबिनेट मंत्री हैं, तो आप भी डांटते हैं? बिल्कुल डांटते हैं। हमारे हरियाणा में तो ये तो जन्म सिद्ध अधिकार है कि बाबू बेटे टाइम टाइम पे हाथ साफ करते रहते हैं, मगर कभी हमने इस प्रकार का मौका दिया नहीं कि माँ बाप को हमें हमारे ऊपर हाथ उठाना पड़े। बचपन की में बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं, बड़े भाई ने हमेशा एक बड़े गार्डियन के तौर पे हमेशा मेरा बचाव किया, क्योंकि मैं परिवार में सबसे छोटा हूँ। तो बड़े भाई हैं हमेशा से, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां जब होती थी, वो छुट्टियां काट करके माँ बाप के पास से वहाँ नानी के पास जाना। कई बार मन नहीं लगता था, स्कूल में जाते थे तो मैं छोटा था तो रोता था, कभी सिर में दर्द है जी, कभी पेट में दर्द है, अलग अलग तरीके के हम बहाने लगाते थे। तो उस टाइम पे फिर बड़े भाई के तौर पे भाई को बुलाया जाता था कि भाई आपके भाई के पेट में दर्द है, इसको दवाई दिलवा के ला। तो फिर भाई बताते थे कि नहीं जी, इसके पेट में दर्द नहीं है, बहाने लगा रहा है, इसका मन नहीं लग रहा है, ये भी वहाँ से आया। तो इस प्रकार की बातें होती थी। तो बड़े भाई ने हमेशा राजनीति, विद्यार्थी परिषद में आया तब भी सपोर्ट किया, खिलाड़ी था, नेशनल प्लेयर रहा मैं क्रिकेट का, तब भी सपोर्ट किया। उसके बाद बीजेपी युवा मोर्चा की राजनीति कर रहा हूँ, उसमें भी सपोर्ट किया। परिवार को अच्छे से संभाल भी रहे हैं, क्योंकि मैं और पिताजी तो सारा दिन बाहर रहते हैं। तो बड़े भाई बड़े अच्छे से, हमेशा गार्डियन के तौर पे बड़े भाई ने एक छतरी के तौर पे काम किया, हमेशा अच्छे से माड़े से उन्होंने बचाया। और यही कारण है कि अच्छे संस्कार मिलते चले गए और अच्छे कामों पे हमारा ध्यान फोकस होता चला गया जी। परिवार बिल्कुल ही सामान्य परिवार से मैं आता हूँ। माता जी मेरी एक आशा वर्कर रही कुरुक्षेत्र में, ओके। पिताजी राजनीति में थे, आशा वर्कर थी। ताऊ जी मेरे अभी भी रेलवे से रिटायर होकर के किराना स्टोर चलाते हैं, अभी भी चलाते हैं, कुरुक्षेत्र में है अभी भी दुकान। तो बड़े सामान्य परिवार है, कोई राजनीतिक बड़ा लंबा चौड़ा राजघराना नहीं हम कह सकते। लेकिन पिताजी जब से मंत्री बने हैं वो अपने काम में रहते हैं, ताऊ जी और अपने काम में रहते हैं। माता जी आज हाउस वाइफ है। और माता जी की मैं बात करूं, एक बार जब पोलियो की ड्यूटी लगती थी आशा वर्कर की, पोलियो पिलाने की 3 दिन की ड्यूटी होती थी। हाँ। तो उस टाइम पे माता जी के बाद मुझे भी पढ़ाई करते करते एक बार मौका मिला था, पोलियो में ड्यूटी लगी थी मेरी भी। तो उस टाइम पे जो पहली कमाई की बात अगर करें तो 75 रुपये एक दिन के मिलते थे, तो 3 दिन के 225 रुपये बनते थे। तो पहली कमाई मेरी वो रही। तो बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस, सामान्य परिवार संबंधित होने के बाद सारे दौर देखे हैं। बिल्कुल दौर देखे, आज भी हम ऐसे दौर देखते हैं। माता पिता की जब डांट की बात आती है तो कहीं ना कहीं इंसान गलती का पुतला है, कहीं ना कहीं हो जाती है, लेकिन वो समझा बुझा करके उसको ठीक किया जाता है, मार पिटाई करके नहीं। तो ये बड़ा एक्सपीरियंस मेरा रहा है। मासूम शर्मा या सपना चौधरी स्टेज पर किसके साथ डांस करना चाहेंगे अगर मौका मिल गया? मैं पर्सनली मासूम भाई से तो मेरी एक तो दफ़ा मेरी बात हुई भी है, मिलना कभी हुआ नहीं। सपना चौधरी जी से कभी मैं मिला नहीं, कभी उनके बारे में ज़्यादा मैंने अपडेट लिया भी नहीं। सपना चौधरी की जहाँ तक बात है, समाज में कोई भी, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, अश्लीलता को परोसेगा, करण प्रताप सिंह उसका समर्थक कभी नहीं होगा। मासूम शर्मा की गायक की बात है, कोई गन कल्चर को प्रमोट करेगा, युवाओं को बिगाड़ने की बात करेगा, देश की धरा को तहस नहस करने की बात करेगा, उसका समर्थक करण प्रताप सिंह कभी ना तो हुआ है ना ही होगा, और उसको भी तहस नहस नहीं करने देंगे जी। क्योंकि मैं जिस फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ, मनदीप भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ। मैंने अपनी फाउंडेशन का नाम हंसते खेलते ऐसे ही पहले तो YSD ग्रुप रखा था, युवा संघर्ष दल रखा था स्कूल कॉलेज टाइम में। फिर कॉलेज टाइम में जब छात्र राजनीति में था तब मैंने इसका नाम रख दिया था नशे के खिलाफ युवा, क्योंकि शाहबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में पिताजी चुनाव लड़े, 3 चुनाव वहां से लड़े उन्होंने। तो 14 के चुनाव में मैं होश संभाल चुका था। वोट मांगने के लिए गाँव में गया तो मैंने एक महिला से वोट मांगी कि मेरे पिताजी पढ़े लिखे हैं जी, उनको वोट दीजिए।
तो उन्होंने कहा बेटा आपके पिताजी को वोट देंगे, बिल्कुल देंगे। एक पिताजी की टक्कर में एक कैंडिडेट खड़ा था, मैं नाम नहीं लूँगा, कहा जाता है कि वो नशे को प्रमोट करते हैं, नशे के व्यापारी रहे हैं। कितना सच है कितना झूठ है वो जांच का विषय है, हाँ। मगर ज़्यादातर लोग यही बात कहते हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा कहते फलाने आदमी को तो जब वो मरेगा तो घी का दिया मैं जलाऊंगी, उन्होंने ऐसे कहा। तो मैंने कहा जी मैं तो अपने पिताजी की वोट मांगने आया हूँ, किसी के मरने की या किसी को कोसने के लिए नहीं आया आपके पास। तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, कहते बेटा मेरे परिवार में 40 एकड़ जमीन है और उसमें जो हल जोतने वाला कोई मर्द नहीं बचा, उसका कारण सिर्फ नशा है। कहते तेरे ताऊ मरे नशे की वजह से मरे, मेरा बेटा मरा जवान वो नशे की वजह से मरा, आज मेरे परिवार में खेती संभालने वाली मैं, मेरे बेटे की बहू और मेरी पोती है। तो वो दर्द मेरे दिल में जगा। तो वहां से फिर मैंने युवा संघर्ष दल का नाम बदल करके लिखा नशे के खिलाफ युवा, कि हम नशे के ऊपर काम करेंगे। तो जैसे जैसे समाज में बढ़ते गए तो बहुत से रिसर्च हमने करी हमारी टीम ने जी। तो फिर उसका नाम सोचा गया कि नशे के खिलाफ युवा ना करके इसका कोई ऑथेंटिक नाम रखा जाए, क्योंकि वो नशे के खिलाफ युवा एक पर्टिकुलर एक टॉपिक पे काम था। तो हमने एक वास्ट विजन लिया, हमने एक बहुत बड़ा विजन लेकर के चले, ओवरऑल यूथ की समस्या को लेकर के चले। तो साथियों ने कहा कि इसका नाम बदला जाए, तो तब मैंने रिसर्च किया, तो एक हमारे गुरुजन हैं उन्होंने कहा कि इसका नाम ए अक्षर पे रखो, ओके। आप शिव के भगत हो। एक टास्क दे दिया नया। तो तभी अयन के नाम से। तो फिर मैंने 3 महीने रिसर्च की, तो शिव जी के 1008 पर्याय नाम हुए, जिनमें से एक नाम ये भी है अयन। तो वो सभी नाम अलग अलग क्रिया के हिसाब से हुए। तो एक क्रिया जब वो समुद्र मंथन के टाइम उन्होंने विष पिया तो वो कंठ पे जहर था, तो उसकी उस पीड़ा से वो तांडव कर रहे थे। तो सृष्टि के सभी देवी देवता देख रहे थे इस बात को, तो सबने चिंता व्यक्त की कि अभी तो ये विष गले में है तब इतना तांडव कर रहे हैं, अगर ये इनके मस्तक तक पहुंच गया तो तहस नहस ना कर दें। तो सभी ने कहा कि इनके मस्तक तक जहर जाए, विष जाए, उससे पहले कोई शीतलता का प्रतीक इनके मस्तक पे विराजमान होना पड़ेगा। तो सबने कहा कि शीतलता का प्रतीक कौन? बोले भाई चंद्रमा। तो फिर चंद्र देवता से अनुग्रह किया गया देवी देवताओं के द्वारा कि आप इनके मस्तक पे विराजिए और इनके मस्तक को ठंडा रखिए। तो जब वो क्रिया बन रही थी, चंद्रमा देवता उनके मस्तक पे विराजमान हो रहे थे, तो अयन क्रिया बनी, यानी कि किसी भी तरह की बर्बादी के आने से पहले जो क्रिया बनेगी वो अयन क्रिया बनेगी। तो अयन फाउंडेशन मैंने वहां से नाम रखा कि युवाओं के लिए अगर कोई भी समस्या आएगी तो कर्ण प्रताप सिंह और अयन फाउंडेशन खड़ी नजर आएगी। यानी कि आप गन कल्चर के बिल्कुल खिलाफ रहेंगे। गन कल्चर के खिलाफ कर्ण प्रताप सिंह हमेशा रहेगा, अश्लीलता के खिलाफ हमेशा रहेगा, और भविष्य में जहां तक पार बसाएगी इनको जड़ से खत्म करने का भी हम काम करेंगे, ये मेरा संकल्प है। जी। ये जो कुर्ते पजामे आज पहरे हैं, कृष्ण बेदी का बेटा हूँ सिर्फ इसलिए नहीं, एक बड़े राजनीतिक के कैबिनेट मंत्री का बेटा हूँ इसलिए नहीं, मेरा अपना विजन है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से साफ शब्दों में कहता हूँ कि अगर राजनीतिक परिवार से कोई युवा साथी या आम घराने का भी कोई युवा साथी राजनीति में आना चाहे, अगर तो उसके पास विजन हो समाज के प्रति, देश के प्रति, प्रदेश के प्रति, तो वो ये परिधान पहने। खाली सुखी चौधर करनी है, प्रधान जी को आना है, तो उसके लिए रास्ते बंद उसको अपने आप से कर देने चाहिए, क्योंकि वो देश की एसेट तो है, मगर वो देश के लिए कब घातक साबित हो जाएगा उसको भी नहीं पता चलेगा। तो विजन के साथ पॉलिटिक्स करे तो युवा साथी जरूर करें, चाहे वो किसी राजनीतिक परिवार से है, चाहे कोई आम परिवार से। विजन जरूरी है, आपके पास विचार होना जरूरी है। मेरे पास विचार था तो मैंने एक का एक नाम भी रखे अपने फाउंडेशन के, संबंधित नाम रखे, संबंधित विषयों पे कार्रवाई करी, युवाओं के विषयों पे कार्रवाई की। और कई लोग मेरे से सवाल करते हैं कि जब आप एज्ड हो जाओगे तब क्या करोगे काम? तो जब एज के हिसाब से जब बात होगी तब उनकी उस ग्रुप के लिए काम करेंगे। तो 29 में चुनाव लड़ोगे? ये डेस्टिनी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एक नेशनल प्लेयर था, उसके बाद इंजीनियरिंग में आया, उसके बाद मेरा कोर्स करने का मन था कि मैं पायलट बनूं। कौन से उसमें गेम में थे आप? मैं क्रिकेट खेला हूं, नेशनल प्लेयर। नेशनल प्लेयर थे आप? सबसे यंगेस्ट प्लेयर था मैं। ओके, क्या बात है। तो ये मेरी बड़ा मुझे दिक्कत महसूस होती है कि मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया, देश के लिए नहीं खेल पाया। मगर आज मेरी अपनी एक अकेडमी भी है अयन फाउंडेशन की तरफ से, अयन क्रिकेट अकेडमी, स्पोर्ट्स अकेडमी। तो अच्छे प्लेयरों को हम निकालने का काम कर रहे हैं। हमारी अकेडमी के बहुत से युवा, अकेडमी ये शाहबाद में है फिलहाल, अभी प्रदेश में जहाँ जहाँ मौका मिलेगा वहाँ और भी इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो क्रिकेट नहीं खेल पाए, वो एक मलाल है। फिर एक पायलट बनने का सपना था, वो नहीं काम कर पाए, मगर ये डेस्टिनी राजनीति में थी, चुंबक की तरह इसने मुझे खींचा और एक अच्छे विचार के साथ खींचा। कोई आज कर्ण प्रताप सिंह को ये नहीं कह सकता कि बेदी जी का बेटा तो इसलिए राजनीति में है।
कर्ण प्रताप सिंह का अपना एक विचार है। कर्ण प्रताप सिंह को संगठन ने जो जो जिम्मेवारी दी, जहां तक 2029 के चुनाव की बात आप कर रहे हैं, संगठन ने कार्यालय मंत्री बनाया, तब मैंने कार्यालय मंत्री बन गया। संगठन ने कहा कि आप नगर मंत्री का काम देखें, नगर मंत्री बन गया। संगठन ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में काम देखें, पंजाब यूनिवर्सिटी में काम देखा। संगठन ने कहा कि युवा मोर्चा में आप जिला प्रभारी बने, जिला प्रभारी बना। संगठन ने कहा कि आप बाजपुर जाकर के चुनाव देखें, वो चुनाव देखा। तो संगठन जो कहेगा, जिस टाइम पे कहेगा, पिताजी से एक ही बात सीखी है कि संगठन के लिए सदैव समर्पित रहें। जिस संगठन ने इतनी बड़ी पहचान दी है, संगठन ने बहुत कुछ दिया हमारे परिवार को। जी। पिताजी को कैबिनेट मंत्री बनाया, मुझे युवा मोर्चा में पदाधिकारी बना रखा है, बहुत सी जिम्मेवारी देते हैं। अभी वन नेशन वन इलेक्शन की अभी हाल फिलहाल में बड़ी एक जिम्मेवारी मेरे पास प्रदेश की आई है। एक राष्ट्रीय चुनाव को लेकर के, उसको भी मैं देख रहा हूँ। तो बहुत से प्रकल्प, युवा मोर्चा में एक बाइक रैली आई थी, उसके ऊपर मैंने काम किया। एक युवा मोर्चा में मेरा पहला वोट ईमानदार सरकार को, उसका मैं प्रदेश का सह संयोजक रहा। बहुत से काम किए मैंने। जी, तो क्या कुछ युवाओं को आप मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को एक ही मैसेज है, जो राजनीति में आना चाहे उनको एक मैसेज है कि विचार के साथ आप राजनीति में आगे। बिना विचार के आपको, मैं मानता हूं कि राजनीति में नहीं आना चाहिए। आप बोझ बनने का काम करेंगे। कोई युवा, हमारी सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने नौकरियां देने के साथ साथ नए स्टार्टअप्स की तरफ भी ध्यान दिया है। नए स्टार्टअप्स की तरफ ध्यान के साथ साथ अगर हम बात करें, हमारे देश में एक बहुत बड़ी बात, मनदीप जी, एक और मैं बात संज्ञान में लेके आऊँगा। हमारे पास सिर्फ 4 यूनिकॉर्न्स थे। यूनिकॉर्न्स वो होते हैं जिनकी अरबों करोड़ों की टर्नओवर होती है सालाना। ऐसे हमारे पास 15 से पहले सिर्फ 4 यूनिकॉर्न्स थे देश में। आज वो बढ़ करके 118 हो चुके हैं। ये नए स्टार्टअप्स की देन है। और अब जो नए स्टार्टअप्स के अंदर है वो यूनिकॉर्न बनने की तरफ है। मोदी जी का टारगेट है 2025 के वित्त वर्ष के समाप्ति तक ये 118 की संख्या 250 से पार ले जाएंगे। कितना बड़ा संकल्प है। वो किसके लिए काम करेंगे? देश के लिए काम करेंगे। तो युवाओं से, जो कारोबारी युवा हैं, वो नए स्टार्टअप की तरफ ध्यान दें। मेरा भी अपना नया स्टार्टअप है राजनीति के साथ साथ, क्योंकि पेट सभी के बंधे हुए हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है। युवाओं के लिए सरकार बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी सरकार संकल्पबद्ध है। युवाओं को टैलेंट के हिसाब से आगे बढ़ाने में संकल्पबद्ध है। अब नई शिक्षा नीति के अंदर आप देखेंगे, वस्तुओं का वजन हल्का करने का हमारी सरकार ने काम किया है। कितनी बड़ी मूवमेंट आप देखेंगे कि बच्चों के पर दिमाग से वर्डन कम करने का काम देखेगी सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है। और युवाओं से एक निवेदन जरूर है कि अपने जीवन में एक संकल्प जरूर लें, चाहे वो वातावरण को स्वच्छ करने का हो, चाहे वो राजनीति को स्वच्छ करने का हो, चाहे अपने समाज के अंदर किसी भी प्रकार की विकृति है। क्योंकि जितने भी समाज सुधारक हुए, उन्होंने किसी न किसी विषय पे बात करी। चाहे स्वामी दयानंद जी की बात हो, सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। कितने महान कवि हुए, उन्होंने अपनी परिस्थितियों की खराबी को दूर उस टाइम पे किया। तो मैं चाहता हूं कि हमारे आज का युवा एक एक विषय को लेकर के संकल्पबद्ध हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कर्ण प्रताप सिंह चाहे कि बॉर्डर पे जाकर के बंदूक लेके तैनात हो जाए। कर्ण प्रताप सिंह चाहे तो ऑपरेशन थिएटर में जाकर के किसी की जान बचाए। कर्ण प्रताप सिंह चाहे तो पायलट बन करके देश के कमर्शियल जहाज उड़ाए। कर्ण प्रताप सिंह चाहे तो केस लड़ने के लिए कोर्ट में भी चला जाए। ऐसा नहीं हो सकता। हर आदमी की अपनी अपनी जिम्मेवारी निर्धारित करे, अपने अपने प्रोफेशन में रहते हुए करे। देश के लिए समय जरूर निकाले, चिंतन मंथन जरूर करें। बच्चों को आज संकल्पित करें, जो माँ बाप ध्यान नहीं दे पा रहे। जो मेट्रो सिटीज हैं, वहाँ के लोग खास करके बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे। वो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें, उनको मोल्ड करें देश सेवा के प्रति। उनको कहानियाँ पढ़ाएं, भगत सिंह को पढ़ाएं, चंद्रशेखर आजाद को पढ़ाएं, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ाएं, स्वामी दयानंद जी को पढ़ाएं, स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी पढ़ाएं, बटुकेश्वर दत्त की पढ़ाएं जी। ये पढ़ाना जरूरी है। मंगल पांडे को पढ़ाएं, गंगू वाल्मीकि जी को पढ़ाएं, महारानी लक्ष्मीबाई को पढ़ाएं, माता अहिल्याबाई होलकर को पढ़ाएं। जितने समाज सुधारक हैं उनकी जीवनियों को पढ़ाएं। कहानी के तौर पे रोचक। टीम पूरे हरियाणा में काम कर रही है, पूरे देश में काम कर रही है। अभी मैं इंदौर होकर के आया हूँ। अभी मैं दिल्ली भारत मंडपम में एक कार्यक्रम में था, जय घोष बगावत से सियासत तक में। अभी मैं एक अपनी वक्तव्य रख करके आया हूँ, वहाँ भी मुझे बोलने का अवसर दिया गया। अभी थोड़े दिन पहले मैं जम्मू जाकर के आया हूँ, पंजाब जाकर के आया हूँ, सभी जगह विषय रख करके आया हूँ। मगर जब हरियाणा में नशे के ऊपर बात करता हूँ, जहाँ पे ये कहावत रही है, देशा देश हरियाणा, जिससे दूध दही का खाना, यहाँ पे अगर मुझे नशे के ऊपर अपने युवा साथियों को बचाने की बात करनी पड़ती है तो मन कई बार व्यथित भी होता है, अंदर अंदर अंतरात्मा रोती भी है।
जी। मगर अभी नहीं तो कभी नहीं। कभी। अगर आज कर्ण प्रताप सिंह ने ये बीड़ा नहीं उठाया तो शायद बहुत देर हो जाएगी, और विद इन 10 ईयर्स, 10 ईयर बाद नहीं, 10 साल बाद नहीं, 10 साल के अंदर अंदर ये सबसे बड़ी कमजोरी हमारे देश की बनेगा। जी। ये चिंता है। तो आपके चैनल के माध्यम से आप भी कहीं भी युवाओं के बीच में जाएं तो ये जरूर करें, अपने माँ बाप से जुड़ करके, अपनी धरा से जुड़ करके काम करें। जो विदेश में जाने वाले बच्चों की बात थी ना मनदीप जी, हाँ। हमारे युवाओं की मानसिकता इतनी संकीर्ण हो चुकी है, 50 लाख रुपए खर्च करके जाते हैं, माँ बाप को ब्लैकमेल करके जाते हैं। हाँ बिल्कुल। एक दो बात ये, एक तो माँ बाप के दिल पे सांप ये खेलता है, दूसरा पीछे से अकेले अकेले बच्चे होते हैं। आजकल कोई ये नहीं कि 7-7 बच्चे हैं, 8-8 बच्चे हैं, वो टाइम चला गया। 1 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा ये संख्या रहेगी हमारी। क्या होता है, माँ का एक्सीडेंट में देहांत हो जाए, पिता का एक्सीडेंट में देहांत हो जाए, कोई घटना ऐसी घट जाए, घट भी रही है भाई साहब, देख रहे हैं आप। तो भैया वीडियो कॉल पे संस्कार कराते हैं, क्योंकि जब तक 50 लाख पूरे नहीं होंगे तो देश में कैसे आएगा। तो 50 लाख जरूरी हैं, जिस माँ ने जाम रखा है वो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया वो जरूरी नहीं है, उसके प्रति कोई ममता नहीं है, उसके प्रति कोई लगाव नहीं बचा। 50 लाख जरूरी है, डॉलर जरूरी है। ये बात हमारे देश को खोखला कर रही है। ये पाकिस्तान जैसे हमारे दुश्मन के एजेंडे को सिरे चढ़ा रही है बात। नहीं, बात भी जेन्युइन है भाई साहब ये। जेन्युइन बात, हर घर की कहानी होगी। हमारे देश का युवा 3 वर्गों में बढ़ चुका है। पहला वर्ग वो जो नशे की तरफ चला गया, दूसरा वर्ग वो जो विदेशों की तरफ चला गया, अपने माँ बाप का भी नहीं रहा, तीसरा वर्ग वो जो मानसिक रोगी होकर के, अतुल सुभाष, सुशांत सिंह राजपूत, कितने नाम मैं गिनवाऊं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, सुसाइड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो ब्रेक होता है ना, हाँ। क्योंकि मानसिक हमारी मेमोरी लॉस हो रही है, संतुलन खत्म हो रहा है। तो इसलिए मैंने तो कहा ना कि आयन फाउंडेशन किसी भी प्रकार की बर्बादी से पहले खड़ी नजर आएगी बचाव के लिए। तो आयन फाउंडेशन नजर आई ना, मानसिक स्वास्थ्य का विषय कोई सोच भी नहीं रहा। आज जिस साइकेट्रिस्ट को सिर्फ पागलों को डॉक्टर कह करके संबोधित किया जाता है, उसी साइकेट्रिस्ट पे आप देखना आने वाले 5 साल में अपॉइंटमेंट लेकर के मिला करेंगे लोग। वो विषय मैं सबसे पहले संज्ञान में लेकर के आया। नहीं, अच्छा है आपके विषय में। और जहां तक पब्लिक डोमिनियन की बात है, मेरे ख्याल से पॉडकास्ट मेरे जीवन का ये पहला पॉडकास्ट है, ये दूसरा होगा। मैंने कभी इसको मीडिया ऑन कैमरा, ऑन मीडिया अपने अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाई, अपने दिमाग से, अपने स्वभाव से काम करता चला गया। हमने पिताजी से सीखा है कि पॉलिटिशियन को पानी की तरह होना चाहिए। एक तो अपना रास्ता खुद बनाए, एक जिस चीज में मिलाए उस जैसा वो हो जाए, जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। जी। मगर आज हमारे युवाओं में ये कमी देखने को बड़ी मिलती है। बातचीत काफी लंबी हो गई है, लेकिन बातचीत बड़ी पॉजिटिव हुई है, अच्छी बातचीत हुई है अपनी। राजनीतिक घरानों के आप बहुत से पॉडकास्ट मैंने देखे आपके, आपने किए भी होंगे, मगर आप शायद एक सवाल उनसे जरूर पूछ सकते हैं कि उनकी अचीवमेंट क्या रहे। उनके दादा देश के बड़े नेता रहे, पिता देश के बड़े नेता रहे, परदादा देश के बड़े नेता रहे, या किसी के पिता मुख्यमंत्री रहे, या किसी के दादा मुख्यमंत्री रहे, माँ कई बार की सांसद रही, पिता कई बार के सांसद रहे। आपको और भी मौके मिलेंगे, किए भी हैं आपने, मगर एक सवाल जरूर पूछ सकते हैं आप उनसे कि उनकी अपनी अचीवमेंट क्या रही। जब ये क्वेश्चनिंग राइज करेंगे, ये सवाल जब हम खड़ा करेंगे, तो निश्चित तौर पे देश प्रदेश की राजनीति में बदलाव आएगा। समय बदल रहा है बहुत तेजी से, व्यवस्थाएं परिवर्तित हो रही हैं। हम खुश हैं, हमने जिन व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए 2014 में वोट मांगे थे मोदी जी के लिए कि कृपया आप हमारी झोली में वोट डालें, हम ये सारी व्यवस्थाएं बदल करके दिखाएंगे, वो व्यवस्थाएं हमने बदली, हमारी सरकार ने बदली। सबसे बड़ी व्यवस्था थी बिना पर्ची बिना खर्चे के युवाओं को रोजगार दिलवाएंगे, वो हमने दिलवाई। आज कोई एक व्यक्ति पूरे प्रदेश में खड़ा होकर के ये नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को हमने पैसे दे करके अपनी नौकरी ली। कोई एक व्यक्ति, मैं अपने आपको राजनीति से बाहर कर लूंगा अगर कोई एक आदमी आकर के चैलेंज कर दे प्रूफ के साथ। दूसरी बात, हमने रोजगार तो दिए दिए, युवाओं को कारोबार की तरफ भी बढ़ाया, क्योंकि कोई भी सरकार 100 के 100 लोगों को रोजगार नहीं दे सकती, परसेंटेज होता है। जितने लोग रिटायर होंगे उनकी रिक्रूटमेंट होगी, प्लस जनरेशन के हिसाब से नए अवसर पैदा करेंगे। मगर उसके बावजूद सरकार ने कारखानों की तरफ भी युवाओं को बढ़ाया। आज लोग हमें कहते हैं कि भाजपा की सरकार में लोग बच्चे जहाज भर भर के विदेशों में जा रहे हैं। क्यों? भाजपा की सरकार में पहली बार थोड़ी नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस की सरकार रही, इनेलो की सरकार रही, तब से शुरुआत हो रखी है। मगर भाजपा की सरकार ने तो उनको रोकने का काम किया। गैंगवार बड़ा बढ़ रहा है यार, इसको लेकर। बिल्कुल बढ़ रहा है गैंगवार। तो सरकार को सोचना चाहिए कुछ तो।
गैंगवार पहले भी थे, मगर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं थी सरकार की तरफ से। बिल में से जानवर तभी निकलते हैं जब उसमें कुछ छिड़का जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन बिलों में तेजाब डालने का काम करे, वो बाहर निकल निकल करके आ रहे। एक टाइम ऐसा भी था कि बड़े बड़े नेताओं के लोग पार्टी से लड़कियों को उठा लेकर चले जाते थे। यूनिवर्सिटी के अंदर नेशनल यूथ फेस्टिवल होते थे पूर्व की सरकारों में, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। गर्ल हॉस्टल से लड़कियों को उठा करके ले जाते थे, गर्ल हॉस्टल खाली हो जाते थे। राह चलती इस लड़की को कोई पसंद कर लेता था, मन चले छेड़छाड़ करते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी, सुनवाई नहीं होती थी। मगर आज नरवाना में भी एक घटना हुई थी, किसी दुकान पे हमला करके गए थे, गैंगस्टर आए थे, अगले दिन शाम तक उनके पैरों में गोली मार करके उनको बेड पे लिटाने का काम करती है। ये भाजपा का संकल्प है। किसी प्रकार की युवाओं के प्रति, किसी महिला के प्रति, किसी बुजुर्ग के प्रति, किसी भी वर्ग के प्रति कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। पार्टी सजगता से खड़ी है, मजबूती से खड़ी है, हर एक वर्ग पे खड़ी है। हमारी सरकार इतनी मजबूत सरकार है कि जिसने जो कहा वो किया। आदरणीय मोदी जी ने कहा कि हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे, किया। मोदी जी ने कहा धारा 370 दौड़ करके हम दिखाएंगे, हमने किया। मनोहर लाल जी ने कहा था कि बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देंगे, दिया। जो कहा वो किया का नारा हमने साकार किया है। हम हवाई तीर कभी चलाते नहीं, हमने कभी किसी के ऊपर कटाक्ष की राजनीति की नहीं। हमने अपने काम से मतलब रखा है। जो जनता ने हमें काम दिया है वो करके दिखाया। बेदी जी का डिपार्टमेंट था, अभी भी है उनके पास, पेंशन वाला डिपार्टमेंट। हरियाणा प्रदेश देश के अंदर पहला प्रदेश बनाया बेदी जी ने, जिन्होंने ऑनलाइन पेंशन लगाई। 1 लाख से ज्यादा मरे हुए की पेंशन सरपंच और पार्षद खाते थे। वो सिस्टम किसका था? लैकिंग ऑफ सिस्टम किसका था? पूर्व की सरकारों का। उसको लाइन में लगा करके दिखाया हमने। और तो और ये चीजें थी कि जब विधायक अपने बेटे का कार्ड मुख्यमंत्री को देने जाता था, इनविटेशन शादी का, तो मुख्यमंत्री जी पूछते थे, डीसी को फोन करते थे। विधायक बाद में पहुंचता था घर पे, पहले डीसी को फोन हो जाता था, भाई मेरे विधायक के लड़के की शादी है, व्यवस्था देख लेना। डीसी एसपी व्यवस्था करते थे उन विधायकों के बेटों की शादी की। मगर ये भाजपा की सरकार है, नायब सैनी जी डीसी को फोन करते हैं, भाई कल मेरे प्रदेश के सीटी के पेपर है युवाओं का, बसों में खाने की व्यवस्था देखो, बच्चों को किसी को भाग करके बस ना पकड़ने पड़े। ये आपने अभी देखा नहीं क्या? इस सीटी का उत्सव है, उत्सव के तौर पे लिया। रोजगार कोई बच्चा सोच सकता था क्या? पहले बच्चे पेपर देने जाते थे मनदीप जी, बच्चे आपस में बात करते थे, भाई तू पेपर तो दिया है, कितना के ब्याह होते थे ना। एक कहता था भाई मेरे बाबू 10 किले दे रहे, 1.5 किला बेच देगा। ठीक, ये बातें थी कि नहीं थी? आज दीपेंद्र हुड्डा जी इस चुनाव में कहते थे कि भाई हम व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे, हमें मौका दो, मेरे बाबू को मौका दो। ये बात दीपेंद्र हुड्डा करते थे। पूरे प्रदेश में यात्रा लेके चल रहे थे, राहुल गांधी की उंगली पकड़ करके चले थे ना, यही बात करते व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। मगर दीपेंद्र हुड्डा जी से पूछा जाए कि कौन सी व्यवस्था को परिवर्तित करोगे आप दोबारा, वो व्यवस्था दोबारा ले आओगे क्या? जो 3-3 दिन सिलेंडर की लाइन में लगते थे हमारे लोग, दिहाड़ियां तोड़ते थे। 1000 रुपए का सिलेंडर होता था और 3 दिन की दिहाड़ी की लगा लो, वही सिलेंडर 2,500 में पड़ता था। उसके बाद युवाओं को वही अक्षत्रवाद के हिसाब से नौकरियां देने की बात करोगे आप दोबारा से? भाई कौन सी व्यवस्था को परिवर्तन करने की बात आप करते? किस बात पे वोट मांग रहे थे? आपको 10 साल, आपके पिता को 10 साल आपने मौका देकर के देखे। मेरे पिताजी तो सामान्य कैबिनेट मंत्री हैं, कोई मुख्यमंत्री भी नहीं है, लेकिन फिर भी कर्ण प्रताप सिंह ने इतने ज्ञापन दिए, जितने ज्ञापन मैंने गिनवाए ये पब्लिक डोमिनियन में आए। मनदीप जी, मेरे पिताजी तो कैबिनेट मंत्री हैं, उसके बावजूद हम तो विजन के साथ राजनीति कर रहे हैं। क्या बात है, ये दिग्विजय और पॉडकास्ट दिग्विजय भाई हैं, बड़े बड़े भाई हमारे। तो दिग्विजय चौटाला जी कहते हैं कि हम छात्र चुनाव बहाल करवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाई हमारी सरकार ने तो बहाल भी करे चुनाव 2018 में बड़े शांतिप्रिय ढंग से हुआ। ये कहा जाता था कि हरियाणा में छात्र संघ चुनाव होंगे तो दोबारा से गोली कांड होंगे, मगर एक मक्खी भी मरी क्या 18 के चुनाव में? तो अब क्यों बंद हो रहे हैं? वो विषय सरकार के संज्ञान में है। कुछ बातों को लेकर के सरकार संकल्पबद्ध होती है। आप लोगों को भी इस चीज की आवाज अब उठानी चाहिए सरकार के सामने। नहीं, बिल्कुल हमने आवाज उठाई, हमने अपनी सरकार से लागू करवाया, चुनाव करवाया, हमने तो करके दिखाया। हमने तो जो कहा वो किया का नारा साकार किया है। भाजपा की सरकार में चुनाव ना हुआ तो बताइए आप, चुनाव किया, मगर 5 साल इनके दादाजी मुख्यमंत्री रहे, दिग्विजय चौटाला जी के,
परिवार से 6-6, 7-7 विधायक जीत करके आते थे। अब तो खैर कहानी कुछ नहीं बची, 2 ही विधायक रह गए, जिनके 10-10 विधायक और एक दूसरी परिवार के हो। पार्टी से इनेलो से हो तो नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, उनके दादाजी मुख्यमंत्री है, तब क्यों नहीं बहाल करवाए उन्होंने चुनाव? अगर इतने युवाओं के हितैषी हैं, आज कभी किसी कांड में जाकर के युवाओं के बीच में खड़े, आप आजकल कोई यात्रा चला रखी है उन्होंने? भाई ये इनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है। इनकी दुकान बंद होने के कारण थे, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चौधरी कहलाने के लिए, अपने आप को सो कॉल्ड जन नेता कहलाने के लिए राजनीति के हिस्सेदार बनना चाह रहे थे। लेकिन अब जनता जनार्दन सजग हो चुकी है, जागरूक हो चुकी है, अब ज्यादा से मामले नहीं है। सही। आप देखेंगे राजनीति का भी समीकरण चेंज हो रहा है, बड़ी जल्दी से चेंज हो रहा है। अब जो कोई युवा राजनीति में आएगा, विचार के साथ आएगा, उसकी समाज एक्सेप्ट करेगा, जी। उसको एक्सेप्ट करेगा, अन्यथा ये दिन लद चुके हैं। अभी देखा नहीं, दीपेंद्र को मुद्दे मुंह अच्छा, एक बात अटकने बताओ, दिए। हाँ उसी बात पे आ रहा हूँ मैं, क्योंकि इंटरव्यू तो लगातार लंबा होता जा रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग है ये सारा पॉडकास्ट है। जो ये हो रहा था कि कांग्रेस आ रही है, ये कांग्रेस आ रही है, ये मनदीप जी आपकी काबिलियत दर्शाती है कि आप किसी युवा से इतने सवाल कर रहे हैं और मेरा भी इंटरेस्ट बन रहा है। तो इसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा है ना, तो मजा आ रहा है। कांग्रेस लगातार ये हो रहा था कि कांग्रेस आ रही है, आ रही है, आ रही है। आप लोगों को भी कहीं ना कहीं ये लगा, कभी लगा कि कांग्रेस ही आ रही है, या फिर हवा है भाई कांग्रेस की, भाई अब की बार तो हम लूज कर जाएंगे? लगना ना लगना विषय नहीं है। हमने बड़ी ईमानदारी से, जब से 14 में हमने चुनाव के अंदर वोट मांगे, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमने वोट मांगे थे, एक एक नेता ने यही कह करके वोट मांगा था और हमने किया, व्यवस्था को परिवर्तन किया, सिलेंडर की लाइन खत्म करी, युवाओं को रोजगार दिया, हर एक वर्ग को खुश किया। आयुष्मान योजना कोई सोच नहीं सकता था, आयुष्मान भारत जैसी योजना लागू करी। किसानों की पेंशन सम्मान निधि योजना कोई सोच नहीं सकता था, हमने किसानों को पेंशन देने का भी काम किया। हमने हर प्रकार की वर्ग को साधा, सबके हित में काम किए। हम ईमानदारी से चले थे, हमारे को पूर्ण विश्वास था, जनता जनार्दन से विश्वास था। और आप देखेंगे 14 के बाद निरंतर पहली पार्टी ऐसी है भाजपा की जिसका वोट परसेंटेज लगातार बढ़ा है। वोट परसेंटेज में गिरावट नहीं आ रही है। जितने चुनाव आ रहे हैं, सीट कम ज्यादा हो सकती है। 2019 के चुनाव में हमारी 7 सीटें कम हुई, मगर वोट परसेंटेज 3.5% बढ़ गया था। इसी प्रकार इस चुनाव में हमारी सीट 50 के 48 सीटें आ गई, मगर वोट परसेंटेज और बढ़ गया। ये दर्शाता है कि आपकी कार्यकुशलता, सरकार की मंशा क्या है, कार्यकुशलता क्या है, आप किन मुद्दों को टच कर रहे हो। हमने लोगों के दिलों को छूने का काम किया है। उन लोगों ने दिल से बद्दुआ देने का काम उन्होंने किया था। मिर्चपुर कांड के अंदर लोग विस्थापित हुए, मनदीप जी, रातों रात गोहाना कांड होता था, घरों के घर जला दिए जाते थे। मिर्चपुर कांड में लोगों को गांव छोड़ने मजबूर कर दिया जाता था, और उनके जख्म हमने भरने का काम किया। मिर्चपुर वालों को तो डंडोर में बरसाया, गोहाना वालों को न्याय दिलवाया। दोनों के दोनों गांवों में आप देखो कांड एससी वर्ग पे हुए। मानते हैं आप इस बात को? कुमारी शैलजा, फूलचंद मुलाना, गीता बुक्कल, अशोक तंवर और आजकल उदय भानवी इनका प्रदेश अध्यक्ष है। कितने बड़े नेता हुए सारे के सारे। कुमारी शैलजा सोनिया गांधी किचन कैबिनेट की मेंबर, अशोक तंवर राहुल गांधी किचन कैबिनेट का सदस्य, फूलचंद मुलाना भूपेंद्र हुड्डा किचन कैबिनेट का सदस्य, गीता बुक्कल भूपेंद्र हुड्डा किचन कैबिनेट के सदस्य। सभी बड़े नेता, बड़े मंत्रालय रहे, बड़े ओहदों के ऊपर रहे, मगर किसी ने भी मिर्चपुर कांड के पीड़ितों के ऊपर मरहम लगाने का काम नहीं किया। काहे के दलित नेता भाई? आज काहे अपने आप को दलित नेता बोलते हैं? दलितों की एक आवाज उठाई क्या? अंबेडकर जी के नाम पे सदा सदी इन्होंने वोट मांगी है मनदीप जी। अंबेडकर जी के मूर्ति तक तो आज बेदी जी ने लगवाने का काम किया। विधानसभा में आज जब आप एंट्री करोगे तो मनोहर लाल जी से कह करके बेदी जी ने अंबेडकर जी की मूर्ति को वहां लगवाने का काम किया। हरियाणा के अंदर कबीरदास जयंती होती थी, वाल्मीकि जयंती होती थी, रविदास जी की जयंती होती थी, अंबेडकर जी की जयंती होती थी। हमारे पूर्वज, गरीब समाज से हम लोग आते थे, हमारे पूर्वज पर्चियां काट काट के मर जाते थे बेचारे। कोई पर्ची के 11 रुपए देता था, कोई मुंह फुला लिया करती, ओला कर दी, ना तो आवाज तू नहीं है। इस प्रकार की बातें होती थी, कितना तिरस्कार होता था। मगर आदरणीय बेदी जी ने, मनोहर लाल जी ने बैठ करके, आज आप देखिए कितना बड़ा मामला, जितनी की जितनी जयंती मैंने गिनवाई सारी की सारी सरकारी खर्चे पे, सरकार के माध्यम से मनाई जाती है। और उसमें प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश सत्र के कार्यक्रम में आता है, और उस वर्ग के लोगों को बहुत बड़ी बड़ी सौगातें दी जाती हैं। ये हमने जनता के हित में उनके दिलों को छूने का हमने काम किया। जो ये डीएससी वाला मामला था, ये
लगातार ये कहा जाता है कि कृष्ण बेदी जी इसमें अहम योगदान रहा। तो ये इसमें कितना कुछ फ़ायदा होगा? और लगातार ये भी बातें आती हैं कि एक डिवाइड कर दिया गया है। अब मैं बात पे आता हूँ आपकी इस बात पे। आप कह रहे थे कि कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ ली, ये मिथ चल रहे थे। हाँ, एक तो भारतीय जनता पार्टी का जनता के लिए सीधे सीधे जनहितैषी कार्य, ये बहुत बड़ा इस चुनाव में हमारा फैक्टर रहा चुनाव जीतने का। दूसरा फैक्टर था डीएससी फैक्टर। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से जस्ट पहले घोषणा कर दी कि कोई भी प्रदेश अपने अपने स्तर पे अपनी सहूलियत के हिसाब से इस आरक्षण में तब्दीली कर सकता है। हरियाणा की सरकार ने फैसला लिया, नायब सैनी जी ने चलते चुनाव में जिस मुद्दे को लोग बंद कमरे में डिस्कस करते हुए डरते थे, उस बात को नायब सिंह सैनी जी ने, कृष्ण बेदी जी ने, मनोहर लाल जी ने, मोदी जी ने, बड़ोली जी ने सरेआम मंच पे आकर के कहा कि हमारे को एक अवसर और दें, हम इसको सिरे से लागू करेंगे। और फिर मैं बात कहता हूँ, भाजपा ने जो कहा वो किया। सदस्य बनते ही विधानसभा के 48 सदस्य, सरकार बनती है, कैबिनेट की शपथ होती है, कैबिनेट की शपथ के अगले दिन कैबिनेट की मीटिंग होती है। कैबिनेट की मीटिंग में नायब सिंह सैनी जी दसियों मंचों से कह चुके हैं कि इस सरकार के अंदर, 24 की सरकार के अंदर मेरा पहला फैसला, मेरी पहली कलम अगर किसी कैबिनेट मीटिंग के अंदर किसी मुद्दे पे चली थी, वो डीएससी के मुद्दे पे चली थी। तो हम आभार व्यक्त करते हैं। बेदी जी ने बहुत लंबा संघर्ष इस मुद्दे को लेकर के किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बेदी जी के सभी संघर्षरत साथियों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बेदी जी के साथ कदम से कदम मिला करके चलने का काम किया, या उनसे पहले भी जितने लोगों ने इसके अंदर अपनी अपनी मुखाग्नि दी, अपने अपने इस यज्ञ के अंदर अपनी अपनी आहुतियां डाली, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इतना बड़ा मुद्दा, कि एक ऐसा वर्ग था, इतना बड़ा मैंडेट था जिसको उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था। मनदीप जी, हमारे बच्चों को सुप्रीम कोर्ट ने तो ये सिर्फ कह रखा था कि आपकी नौकरियों के अंदर इसके ऊपर स्टे है, मगर चालाकी से शैलजा और ने, गीता बुक्कड़ और ने, मैं सीधा तौर पे नाम लेता हूँ, चालाकी से उसको क्या बोला, बोले भी एजुकेशन में भी है। हमारे बच्चों को तो एजुकेशन से भी वंचित रखा गया था मनदीप जी। तो ये बेदी जी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, और जिसके ऊपर कई बार बेदी जी को टारगेट भी किया जाता है उन नेताओं के द्वारा। लेकिन बेदी जी को टारगेट करना इतना आसान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करना इतना आसान नहीं है। 22 नवंबर की वो रैली, उसने मील का पत्थर साबित किया, और कांग्रेस की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का उस 22 नवंबर की रैली ने काम करा। और डीएससी वर्ग के हमारे सभी सम्मानित साथियों ने एक इतना बड़ा आंदोलन मूवमेंट चलाई, जिसका परिणाम आज 48 सीटों पे बहुत बड़ा इफेक्ट डीएससी वोटर का रहा। नरवाना की सीट भी उसमें थी, जींद की 4 सीटें और थी, बहुत बड़ा मैंडेट निकल कर। इसमें भाई साहब जो आरोप लग रहे हैं, एससी आरक्षण को बांटने पर नाराजगी हो रही है, जातियों में बंटवारा का आरोप है, लिस्ट बनाने के जो तरीके हैं उस पर सवाल हो रहे हैं, और चुनावी फायदा लेने का भी आरोप है। देखिए, चुनावी फायदे की अगर बात होती तो क्या कांग्रेस के नेताओं के पास ये अवसर नहीं था? वो भी कर सकते थे इस चीज को लागू, क्यों नहीं करा? मंशा क्या थी? किसी एक वर्ग विशेष को खुश रखना है सिर्फ, बाकी कहाँ जाएंगे जो वंचित पीड़ित है? अंबेडकर जी ने आरक्षण में व्यवस्था क्या क्या करके की थी कि जो पिछली पंक्ति में जो लोग खड़े हैं उनको फायदा हो, जब तक वो स्थापित नहीं होंगे अच्छे लेवल पे आकर के, तब तक ये आरक्षण रखा जाए। एक तरफ तो वो लोग क्रीमी लेयर पे क्रीमी लेयर, बाप जज, बेटी भी जुडिशरी की तैयारी कर रही है, उसको भी आरक्षण चाहिए, पिताजी आईपीएस, बेटी आईएएस बनना चाह रही है। राजस्थान में एक बड़ी कंट्रोवर्शियल मामला था, मैं नाम नहीं लूंगा, लड़की थी आईएएस बनी थी, परिवार में इतने आईएएस आईपीएस होते हुए भी उसको भी आरक्षण दिया गया। क्रीमी लेयर का फायदा उठा रहे थे ना। और एक तरफ एक ऐसा वर्ग जिसको एडमिशन भी नहीं मिल रहा बेचारे को, स्कूलों में, कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिल रहा था, नौकरी तो बहुत दूर की बात थी हमारे लिए। लेकिन भाजपा ने गले काटने का काम नहीं किया, भाजपा ने लोगों को जोड़ा। और जो तोड़ने की बात है, आज जिस वर्ग के लोगों को नौकरियां मिलेगी, क्या वो व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार का भला करेगा, प्रदेश का नहीं करेगा? क्या देश का भला नहीं करेगा? टैक्स किसके लिए भरेगा? देश के काम आएगा? तो समाज को तोड़ने की बात कहां से आ गई? समाज को तोड़ने की बात तो वो थी कि हमारे एक वर्ग के बच्चे को एडमिशन भी नहीं लेने दिया जा रहा था। मिर्चपुर कांड होता था तो वो लोग जो किचन कैबिनेट के सदस्य थे, सो कॉल्ड, वो लोग सिर्फ एक वर्ग की बात करते थे। अंबेडकर जी की वो मूर्ति नहीं बनवा पाए, अंबेडकर जी की जयंती नहीं। ठीक है, संतों के महापुरुषों के खिलाफ कांग्रेस रही है, विचारधारा उनकी वो है, हमारे देश के खिलाफ हमेशा कांग्रेस रही है, संतों महापुरुषों, मगर अंबेडकर जी तो जीते जागते उदाहरण थे। अंबेडकर जी की जयंती तो मनवा लेती कुमारी शैलजा, गीता बुक्कड़ और ये मिल करके,
इनके तो वो भी पल्ले नहीं रहा। आज बात करते हैं अम्बेडकर जी का नाम पुकारते हैं। लेकिन अब की बार तो शैलजा ने योगदान दिया है बीजेपी को जिताने में। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। बीजेपी ने, मैंने कहा ना, बीजेपी अपने कर कमलों से जीती है। बीजेपी के अपने मुद्दे थे। कुमारी शैलजा का कोई इसमें योगदान नहीं है। हम किसी के टुकड़े पर पलने वाले लोग नहीं है। हमारे लोगों ने अपने दम पे निकाल करके दिखाया। संगठन एक मुश्त होकर के चुनाव लड़ा है। टिकटें जो बदली गई, बेदी जी को शाहबाद से नरवाना भेजा गया। कितनी सीटें ऐसी मैं गिनवा दूं आपको जो फेरबदल करी गई। पार्टी की एक एक चीज पे नजर थी। रणनीति अच्छी थी। रणनीति अच्छी थी। रणनीति के साथ चुनाव लड़ा। जब युद्ध होता है रण में, तो वो रणनीति के माध्यम से तो होता है, रणनीति के तहत ही तो होता है। हमने अच्छी सी रणनीति अपनाई, हम जीत करके आए हैं। कांग्रेस को कमजोर करना हमारी रणनीति का ऐसा थी, हमने किया कमजोर। मगर हमने पीठ पे छुरा घोंप के नहीं किया, हमने आर पार की लड़ाई में किया। हमने उन मुद्दों के पर काम किया है जिन पे होना चाहिए था। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। जी जी। तो भाई आज का जो पॉडकास्ट है ये काफ़ी लंबा तो हो चुका है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग बहुत बड़ा है। अच्छा इंटरेस्ट इस पॉडकास्ट में है और बहुत कुछ सीखने को मिला। जो एक नेता कैबिनेट मंत्री के बेटे हैं कर्ण प्रताप, और जो एक धरातल की जो सच्चाई लगातार इस पत्रिका के माध्यम से दिखा रहे हैं, तो इनकी सोच का भी पता चलता है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें, कमेंट करें। धन्यवाद।